Hello friends, good evening to all of you and welcome to India's largest learning platform Unacademy UPSC CSC in हिंदी। अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं और सबसे फर्स्ट में मैं आप लोग को ये बता दूं कि जो भी बच्चे यहाँ पर जुड़ रहे हैं आप लोग सभी लोग एक बार लाइन पे ऑनलाइन आ जाइए। वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या लाइव चल रहा है ना? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ लाइव चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि पता लगा कि मैं बोलते रहूं और क्लास स्टार्ट ही ना हो। चलिए लाइव आ गए। तो अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। सबसे फर्स्ट में तो मैं आप लोग को अपने बारे में बता दूं। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 6 ईयर का है। मैं 2014 से बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में टीचिंग करा चुका हूं और ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचिंग का देखा जाए तो 2 लाख से भी ज्यादा बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूं। अर्थात मैं उन बच्चों को ये गाइड किया हूं कि आपको कैसे तैयारी करनी है और किस तरीके से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। मैंने अभी तक यूपीएससी के इंटरव्यू में 2 बार अपेयर हुआ हूं, अर्थात मुझे प्रीलिम्स लेवल का प्लस मेंस लेवल का इन दोनों का नॉलेज है, ताकि मैं आप लोग का प्रीलिम्स और मेंस इन दोनों में सफल योद्धा बना सकूं। कैरियर आप लोग का इन दोनों में कैसे आपको तैयारी करना है इसकी सही रूप से आप लोग की रणनीति में बनवा सकता हूं। इस अगर बेहतरीन प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो यहाँ है आपको इंडिया के सबसे टॉप एजुकेटर, और ना सिर्फ आपको यहाँ पे उनसे पढ़ने का मौका मिलता है बल्कि लाइव सेशन क्लास के दौरान आप उनसे अपने डाउट्स को भी पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन चल रहा है तो आप लाइव लाइव में जो होता है आकर अपने कमेंट सेक्शन के जरिए उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसका सब्सक्रिप्शन भी ये नहीं कि बहुत ज्यादा है, इसका सब्सक्रिप्शन भी बहुत ही कम है। बाकी सब दिल्ली में जो 1.5 लाख 2 लाख लेने के बावजूद 24 मंथ 25 मंथ में जाकर अपनी सिलेबस को कंप्लीट करा पाते हैं, उनसे ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपकी जो होती है कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। आप जितना देर में चाहे उतना देर आप पढ़िए, जितनी जल्दी आप कंप्लीट करना चाहते हैं उतना कंप्लीट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी है। और हम लोगों ने एक और कोर्स, खासकर मैंने एक और कोर्स यहाँ पे अपलोड किया है प्लस एजुकेटर प्लस कोर्स पे। वहां पे जो भी बच्चा 21 के लिए तैयारी कर रहा है उसके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की शुरुआत की जा रही है। और वहां पर जीरो से लेकर, मतलब जो बच्चा एकदम बेसिक कुछ नहीं जानता है यूपीएससी के बारे में, वो भी अगर यहाँ जुड़ेगा तो मैं इतना गारंटी देता हूं कि 1 मंथ के अंदर उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ सकता है कि वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर दे। तो जिसको इस बार अगस्त में पेपर देना है वो एक बार इसको क्या करेगा, पीके 10 कोड का यूज करके 12 मंथ के कोर्स का कुछ होता है खरीदेगा, सब्सक्रिप्शन लेगा। जो आप कोर्स का दाम कितना है, 36,000 रुपया। और जिस भी बच्चे को 2021 के लिए तैयारी करना है वो पीके 10 कोड का यूज करके 43,200 में कोर्स को जो होता है सब्सक्राइब करेगा। अगर पीके 10 कोड का आप यूज करते हैं तो आई लव यू टू जी संजय जी। तो इस कोड के साथ ही आप लोग को के साथ मैं जुड़ूंगा और आपके हर एक रणनीति पे मैं क्या करूंगा, तैयारी कराऊंगा अच्छे तरीके से। चलिए, मैं पीपीटी इसलिए नहीं बनाया हूं ताकि मैं अच्छे तरीके से आप लोग को समझा सकूं। हम लोग आज की क्लास में किसको शुरू करने वाले हैं, दिल्ली सल्तनत को। किसको शुरू करने वाले हैं, दिल्ली सल्तनत को। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को बता दिया है, लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को ये अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि किस तरीके से भारत में, किस तरीके से इस्लाम की उत्पत्ति होती है, किस तरीके से भारत पे अरब अटैक होता है। लेकिन अरब अटैक जो भारत में है होता है वो असफल हो जाता है, सिर्फ 2 क्षेत्रों को जीत पाता है। कौन कौन सा, एक सिंध और दूसरा मुल्तान। इन दोनों क्षेत्रों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी क्षेत्र को नहीं जीत पाता है। इसके बाद भारत पर अटैक होता है तुर्कियों का, और तुर्क में 2 शासक सबसे महान होते हैं, एक महमूद गजनवी और दूसरा महमूद गौरी। तो इनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि महमूद गौरी ने किस प्रकार से सत्ता को हासिल किया था। और महमूद गौरी की जब मृत्यु हो जाती है, मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हो जाती है, तो गौरी की जब मृत्यु होती है तो गौरी के उस समय कुछ गुलाम थे। ये लास्ट क्लास में मैंने बताया है। आप लोग अपना कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और अच्छे तरीके से अब इसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि मेरे क्लास में ये नहीं है ना कि मैं लेक्चर दे दूंगा और आप सुन लेंगे समझ में आ जाएगा। कहानी के थ्रू इतिहास को पढ़िए और कहानी के थ्रू इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेकिन हाँ, मेरे साथ जो भी बच्चा जुड़े वो एक बार जरूर नोट डाउन करे, क्योंकि नोट डाउन जब किए रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा।
मैंने यहां बताया कि जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो उसके 3 गुलाम होते हैं। एक गुलाम का क्या नाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरे गुलाम का नाम होता है कुबाचा, और जो तीसरा गुलाम होता है उस तीसरे गुलाम का नाम होता है यलदौज। इन तीनों की कहानियां आपको मैं बताऊंगा कि ऐबक है, कुबाचा है और यलदौज है। एक तरफ इनके मालिक की मृत्यु होती है और इन तीनों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध की शुरुआत हो जाती है, और जो जहां था वहां का अपने आप को सुल्तान घोषित कर दे। लेकिन जो ऐबक है, ये ऐबक कभी भी सुल्तान बनना नहीं चाहता है, क्योंकि यह एक गुलाम था और ये चाहता था कि मुझे कोई भी रियासत से मतलब नहीं है, मैं अपने मालिक के प्रति वफादार हूं। और मालिक कौन सा इसका है? महमूद मोहम्मद गौरी। तो अपने मालिक के प्रति यह वफादार रहना चाहता है। लेकिन इसके साथ जो इसके सरदार हैं, इसके सेना है, ये काफी ज्यादा लोगों को दान देता रहता है, यानी कि इसको धन दौलत से उतना मतलब नहीं रहता है। इसलिए ऐबक के साथ जो व्यक्ति थे उन लोगों ने कहा कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आपकी जरूरत है दिल्ली की गद्दी पे बैठने की। यानी कि गौरी ने जिसको सॉरी मोहम्मद गौरी ने जिसको छोड़ के गया था, और जिस सल्तनत को आपने बढ़ाया हुआ है, उस सल्तनत पे बैठने की जरूरत किसको है? आपको है। और जबरदस्ती इसके अपनी सेना, इसकी अपनी आवाम और इसके अपने सरदार ने इसको दिल्ली की गद्दी पे बैठा दिया। आ रहा है समझ में? तो दिल्ली की गद्दी पे जो बैठाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक का, इसको अपने मन से नहीं बैठाया गया था, इसके अपने अवाम, इसके अपनी सेना और इसके अपने सरदारों के कहने पर इसको बैठाया गया था। तो ऐबक को हम बोल सकते हैं कि लोकतांत्रिक रूप से गद्दी पे बैठा हुआ था, इतना हम बोल सकते हैं। अब दूसरा इसके मन में क्या था? सबसे बड़ा जो इसका विरोधी था वो था यलदौज। कौन सा था? यलदौज। और यलदौज कहां बैठ गया था उस समय? गोरी के साथ यह गजनी में था। कहां था? गजनी में। और गजनी की सत्ता पर यलदौज बैठ जाता है। चूंकि एक बहुत बड़े रियासत पे कौन बैठता है? यलदौज बैठता है। और यही रीजन रहा कि ऐबक को हमेशा डर लगा रहा कि कभी भी यलदौज दिल्ली पे अटैक कर सकता है। तो हमेशा ये डरता था, कौन? ऐबक, कि यलदौज कभी भी अटैक कर सकता है। यही रीजन रहा कि ऐबक कभी भी दिल्ली आकर नहीं रहा, ये अपनी पूरी लाइफ लाहौर में गुजार दिया और अपनी राजधानी भी कहां बना दिया? लाहौर में बना दिया। आ रहा है समझ में ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी को लाहौर क्यों बनाया था? तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि यह हमेशा किससे डरता था? यलदौज से। और यलदौज के डर के कारण इसने अपनी राजधानी को हमेशा लाहौर बनाया और हमेशा लाहौर रहा। तो दिल्ली को राजधानी नहीं बनाकर लाहौर को राजधानी बनाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम जो शासक है जो होता है कौन सा? कुतुबुद्दीन ऐबक, ये रहता है। आया। अब यलदौज गजनी पर है, कुबाचा कहां हो जाता है? तो ये सिंध पे आ जाता है। और इस तरीके से गौरी के साम्राज्य का विभाजन हो जाता है। गौरी के साम्राज्य का यहां क्या हो जाता है? बंटवारा हो जाता है। जब गौरी के साम्राज्य का बंटवारा हो जाता है तो हमें यहां पर सभी साम्राज्यों के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें हिंदुस्तान के बारे में पढ़ना है, हमें दिल्ली के बारे में पढ़ना है, अपनी दिल्ली के बारे में पढ़ना है। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जब यहाँ पे सत्ता का निर्माण होता है तो यहाँ पे कौन कौन से वंश वाले आकर बैठते हैं, एक बार आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। तो अगर हम लोग यहां देखते हैं, दिल्ली की सत्ता पे सबसे पहले बैठता है कौन सा? गुलाम वंश। अब देखिएगा, गुलाम वंश सबसे पहले बैठता है, लेकिन इसमें टोटल जो शासक की संख्या होती है वो 11 होती है। और इस गुलाम वंश में सिर्फ और सिर्फ 3 शासक हैं जो गुलाम रहते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 3 शासक गुलाम रहते हैं। इसलिए इतिहासकारों ने कहा कि क्या ये जो गुलाम वंश है जिसमें 3 शासक गुलाम हो रहे हैं, तो क्या इसको गुलाम वंश कहना उचित होगा? तो लोगों ने कहा कि नहीं, इसको गुलाम वंश कहना उचित नहीं होगा। तो एक और कहा गया, इलबरी वंश। कौन सा कहा गया? इलबरी वंश। इसका एक और नाम दिया गया, इलबरी वंश।
लेकिन कुछ इतिहासकारों ने कहा कि चूंकि यह गजनी के इल्बरी वंश से संबंधित है और भारत में आकर जो होता है इल्बरी वंश वाला कौन सा है? महमूद गजनवी का। तो उस वंश का जो होता है न्यू यहां क्यों भाई? तो कुछ लोगों ने कहा कि इस वंश का नाम रखना कौन सा सही होगा? मामलुक वंश। क्या नाम रखा गया? मामलुक वंश। तो आप लोग तीनों नाम याद रखे रहेंगे। गुलाम वंश का ही नाम क्या है? इल्बरी वंश या मामलुक वंश। इनको इल्बरी तुर्क के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात यह तुर्की तो थे, लेकिन कौन से तुर्की थे? तो इल्बरी तुर्की। आ गया ना यहाँ पे कंसेप्ट समझ में कि तीन नाम आता है। इल्बरी तुर्क होने के कारण इस वंश का नाम इल्बरी वंश दिया गया। लेकिन मामलुक क्यों दिया गया भाई? तो मामलुक का अर्थ यहां होता है स्वतंत्र मां बाप से उत्पन्न, सॉरी, गुलाम मां बाप से उत्पन्न स्वतंत्र संतान। तो जो यहां पर कितने 11 शासक होते हैं, इसमें से 3 शासक गुलाम रहते हैं, तो हम बोल सकते हैं ना गुलाम मां बाप थे, लेकिन शासक कौन थे? उसके पुत्र कौन थे? स्वतंत्र थे। इसलिए इनका नाम क्या रखा गया? मामलुक। तो ये नाम आप लोग याद रखे रहेंगे, गुलाम वंश, इल्बरी वंश और कौन सा? मामलुक वंश। अब यहां देखिए इनका शासन कब से लेकर कब तक चला? तो 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक किसका शासन रहा? गुलाम वंश का। आप लोग एक एक पॉइंट नोट कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को सारे के सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहां देखिए इसका शासन रहता है 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन रहता है। दूसरा, इसमें टोटल शासक कितने होते हैं? तो टोटल शासक होते हैं 11। कितने शासक होते हैं? 11 शासक होते हैं। और अब अगर हम लोग से पूछ दिया जाए कि इसके संस्थापक कौन था, इसके संस्थापक कौन था, तो सबको पता होगा इसका संस्थापक कौन था। तो कुतुबुद्दीन। एकदम बेसिक मैंने शुरू किया है ये, जो ये दिल्ली सल्तनत है ना, मैंने बेसिक शुरू किया है और एक एक पॉइंट में डिस्क्राइब कराऊंगा। हर एक जो भी आप जानते हैं ना, वो सारा का सारा आपको मटेरियल मिलेगा। बस आपकी जरूरत है धैर्य बनाकर देखने का और समझने का। तो यहां पे जिसने इसका निर्माण किया था उसका नाम क्या रहता है? कुतुबुद्दीन। लेकिन अब यहां पर एक और कहानी है। कहानी यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक तो कभी भी राज्य का विस्तार नहीं किया। फर्स्ट पॉइंट, कभी भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसी भी दूसरे प्रांत पे अटैक नहीं किया। कब? जब दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाता है तब किसी भी दूसरे पे यह अटैक नहीं करता है। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये कभी दिल्ली आया ही नहीं। तो क्या इसको वास्तविक संस्थापक कहना सही होगा? इतिहासकारों ने कहा कि इसको वास्तविक संस्थापक कहना सही नहीं होगा। इसलिए अब वास्तविक वास्तविक संस्थापक अगर पूछ दिया जाए तो वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश को ही एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से? गुलामों का गुलाम। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग के मन में जो भी क्वेश्चन होगा मैं पूछने का टाइम दूंगा, उस टाइम पे आप लोग क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। मैं कमेंट सबका पढ़ रहा हूं, लेकिन अभी किसी का भी मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा। तो गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। और गुलाम वंश का या इल्बरी वंश का या मामलुक वंश का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। तो आई थिंक थोड़ा बहुत हम लोग को ये पता लग गया कि कौन शासक किस प्रकार से है। इसमें गुलाम वंश। सेकंड में इसके बाद कौन सा वंश आता है? तो सेकंड में इस पे जो बैठने वाला वंश है वो कौन सा है? खिलजी वंश। कौन सा है? खिलजी वंश। तो ये सेकंड वंश होते हैं इस पे, खिलजी वंश। अब खिलजी वंश से क्या क्या क्वेश्चन आएगा? खिलजी वंश कब से कब तक रहा? तो 1290 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक इसका शासन रहता है खिलजी वंश का। एक क्यूमर्स नामक जो अंतिम शासक होता है गुलाम वंश का, तो क्यूमर्स को मारकर यहां पे जो इसका संस्थापक है क्या नाम है? जलालुद्दीन खिलजी। तो ट्यूमर्स को मारकर जलालुद्दीन अफगानिस्तान कराने वाला जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश का निर्माण किया। यह अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था।
पॉइंट याद रखे रहेंगे। जो ये जलालुद्दीन खिलजी था, यह अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था, और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मारकर खिलजी वंश को जो होता है विस्तार किया। तो उसकी कहानी हम लोग पढ़ेंगे। जब हम लोग खिलजी पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम लोग जानेंगे किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी। तो उस समय हम लोग देखेंगे जब खिलजी करेंगे। तो दूसरा, इसमें शासक कितने हुए। इसमें टोटल अगर पूछा जाए शासकों की संख्या कितनी होती है, इसमें टोटल शासक की संख्या कितनी थी, 5। तो हम लोगों ने देखा गुलाम वंश। गुलाम वंश के बारे में मुझे जहां तक लग रहा है किसी के मन में कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया, और खिलजी वंश के बाद कौन सा आता है, तो वो आता है तुगलक वंश। कौन सा है, तुगलक वंश। अगर हम लोग तुगलक वंश के बारे में देखते हैं, तो तुगलक वंश कब से कब तक चला, तो 1220 ईस्वी से लेकर, टोटल इसका जो शासन काल रहता है 1220 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक इसका शासन रहा। कब से लेकर कब तक भाई, तो 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश का शासन रहा। अब यहां क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि इसके संस्थापक कौन रहे। बेसिक अभी मैं पॉइंट बता रहा हूं, अभी आप लोग के यूपीएससी लेवल का बेस बना रहा हूं, सीढ़ियां बना रहा हूं। जब तक जड़ नहीं मजबूत होता है ना, तब तक पेड़ ऊंचाई पे नहीं जाता है, ये बात समझ जाइए। और जिसको ये लगता हो कि बहुत सिंपल है, एग्जाम में यहीं से कंफ्यूजन करता है, क्वेश्चन में देकर दिखाऊंगा। आप लोग आइएगा 3 तारीख को, जब मैं क्विज लूंगा, तो उस समय आपको यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन को मैं दिखाऊंगा कि कैसे यूपीएससी सिंपल क्वेश्चन को ही घुमाता है, सिंपल क्वेश्चन ही घुमाकर आप लोग से पूछ देगा। ठीक है, अब यहां देखिए, अगर पूछ दिया जाए कि इसका संस्थापक कौन था, तो गयासुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका संस्थापक कौन रहता है, गयासुद्दीन तुगलक। सबको पता होगा क्या नाम है इसका, गयासुद्दीन तुगलक नाम। अब यहां पर एक और क्वेश्चन, इसमें टोटल शासक कितने होते हैं, टोटल शासकों की संख्या कितनी होती है, तो 9। कितनी होती है, 9 शासक होते हैं। हम लोगों ने गुलाम वंश को देखा, गुलाम वंश में शासकों की संख्या कितनी थी, तो 11। खिलजी वंश में कितनी थी, तो 5। और यहां पर तुगलक वंश में कितनी थी, तो 9। और तुगलक वंश के बाद जो गद्दी पे बैठते हैं वो कौन सा वंश होता है, वो होता है सैयद वंश। कौन सा वंश होता है, सैयद वंश। अब यहां पर सैयद वंश से क्या क्वेश्चन आएगा, हमें पता है कि तैमूर लंग ने भारत पर अटैक कब किया था, 1398 ईस्वी में किया था। उसने तुगलक वंश को बुरी तरीके से तोड़ दिया, और भारत पे उसको आमंत्रित करने वाला, भारत पे उसको अटैक करने के लिए जो बुलाने वाला व्यक्ति था, उसका नाम क्या था, खिजर। तो इसका पहले देख लेते हैं शासनकाल कब से कब तक चला, तो 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। और भारत में तैमूर को अटैक करने के लिए बुलाने वाला जो व्यक्ति था, वो इसका संस्थापक रहता है, क्या नाम है, खिजर खान। देखिए, अब यहां हुआ क्या, तो ये पंजाब का सूबेदार था खिजर खान, और पंजाब का सूबेदार था, लेकिन इसको गद्दी पे बैठने का मन कर रहा था, तो इसलिए इसने तैमूर को बुलाया। और उस समय तुगलक वंश के अंतिम शासक जो है, मतलब कमजोर जो होता है, शासकों की उत्पत्ति हो चुकी थी। अब तैमूर ने जब अटैक किया, तो दिल्ली को तहस नहस कर दिया। और जब दिल्ली को तैमूर जीत के दिल्ली से बाहर जाता है, तो वहां पर अपनी रियासत को खिज्र खां को सौंप देता है, और खिज्र खां वहां पे सैयद वंश का निर्माण करते हैं। अब एक और बात बताइए, दूसरे तैमूर का अटैक कब हुआ था, पहले तैमूर का तो अटैक हुआ था आपका 1398 में, तो दूसरा जो तैमूर आया था वो कौन था, किसका अटैक हुआ, तो यहाँ पे विवाद का मुद्दा हो गया। दूसरा जो तैमूर है वो करीना कपूर का बेटा है, उसका भी नाम तैमूर रखा गया, और ये गलत नाम रखा गया। गलत इसलिए नाम रखा गया है, मैं यूपीएससी का विद्यार्थी होने के बावजूद मैं इस चीज का खंडन कर सकता हूं कि ये नाम गलत है। जिसने भारत में आकर भारत के लोगों के कत्लेआम किया है, उसके नाम पे अपने पुत्र का नाम रख रहे हो, तो ये तो गलत होगा ना, इसलिए वो गलत था। चलिए, सैयद वंश के बाद अगर देखा जाए, तो सैयद वंश के बाद जो गद्दी पे बैठता है वो कौन सा है, लोधी वंश। कौन सा वंश होता है, लोधी वंश। लोधी वंश का शासनकाल कब से लेकर कब तक चला, तो 1451 से लेकर
कब से कब तक? 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। तो लोधी वंश का शासनकाल 1451 से लेकर 1526 तक शासन काल। दूसरा, अब अगर पूछा जाए कि इसका संस्थापक कौन था, इसका संस्थापक लोधी वंश का, तो लोधी वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था बहलोल लोधी। तो ये संस्थापक होता है जिसका नाम है बहलोल लोधी। और इसमें टोटल शासकों की संख्या कितनी होती है? टोटल शासकों की संख्या होती है 3। और इसमें शासकों की संख्या कितनी होती है? इसमें शासकों की संख्या होती है 4। क्या यहां तक किसी को कोई समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा क्या? आई थिंक नहीं हुआ होगा। अब एक और चीज, एक और यहां पे आंकड़ा हम लोग निकाल लेते हैं। गुलाम वंश ने टोटल कितने वर्षों तक शासन किया? 84 वर्ष। क्यों? 1206 से लेकर 1290 तक, तो 84 वर्ष। दूसरा, खिलजी वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो 30 वर्ष। यही शासन किया है ना, 30 वर्ष। तुगलक वंश का अगर पूछा जाए तो 1320 से लेकर 1414 तक, यानी कितने वर्षों तक शासन किया? तो 94 वर्षों तक शासन किया। और जो सैयद वंश है, सैयद वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो 1414 से लेकर 1451 तक, अर्थात 37 वर्ष तक इसने शासन किया। और लोधी वंश ने कितना? 1451 से 1526 तक, अर्थात 75 वर्षों तक इसने शासन किया। अब देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन यहां से क्या क्या बन सकता है जो आपके पीसीएस में महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है? यूपीएससी भी इसको घुमाकर पूछ सकता है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, अब क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दिल्ली में सर्वाधिक दिनों तक कौन से वंश का शासन रहा? अपने से सोचिए, दिल्ली में सर्वाधिक दिनों तक कौन से ऐसे वंश का शासन रहा? तो किसका रहा? 94 वर्ष तक किसका रहता है? तुगलक वंश का। तो इसीलिए पूछा जाए कि सबसे ज्यादा शासनकाल किसका रहा? तो तुगलक वंश का। और अगर यह पूछ दिया जाए कि सबसे ज्यादा शासक किसके रहते हैं, तो गुलाम वंश के। कितने शासक हुए थे? 11। तो पूछा जा रहा है सबसे ज्यादा दिनों तक शासन तुगलक वंश, और सबसे ज्यादा शासक तो किसका हुआ? गुलाम वंश। अच्छा, सबसे कम दिनों तक शासन खिलजी वंश। आ रहा है ना? सबसे कम दिनों तक शासन खिलजी वंश, और सबसे कम शासक किसका हुआ? लोधी वंश। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, और सिंपल क्वेश्चन के साथ ही हम लोगों ने ये समझ लिया कि कौन कौन से वंश दिल्ली सल्तनत में आते हैं और किस तरीके से निर्माण होता है, ये हम लोग भली भांति और अच्छे तरीके से समझ गए। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन हमारे मन में आ रहा है जो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। इसका नाम दिया गया है दिल्ली सल्तनत। क्या नाम दिया गया है? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली तो राजधानी बनी थी किसका? इस समय गुलाम वंश में ही राजधानी बन गई थी, लेकिन ये सल्तनत नाम क्यों रखा गया? सल्तनत नाम रखने के पीछे क्या रीजन था? सल्तनत के पीछे क्या लॉजिक होता है, तो वो पहले समझते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि एक कौन से होते हैं? सुल्तान। कौन से होते हैं? सुल्तान। और सुल्तान जितने दूरी तक, जितने राज्य पे अपना शासन करते हैं, अर्थात सुल्तानों का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहा जाता है? सल्तनत। क्या बोला जाता है? सल्तनत। समझ में आया आप लोगों को? अगर यहां पर दिल्ली सल्तनत लिखा हुआ है तो आप लोगों को शायद ये समझ में आ गया होगा कि सुल्तानों का क्षेत्र, अर्थात सुल्तानों का राज्य क्या कहलाता है? सल्तनत कहलाता है। और दिल्ली में सुल्तानों ने ही शासन किया था, इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत कहना क्या है? सही है। किसी को भी अब यहां तक कोई डाउट या क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को है क्या क्वेश्चन का प्रॉब्लम? सुपर सर, बहुत अच्छा पढ़ा, थैंक यू। आप, मुझे भी ये जो होता है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला कि आप लोग जैसे प्रभावशाली और अच्छे गुण वाले, कहा जाता है ना, एक ऑफिसर ग्रेड और एक क्रीम जो अपने लाइफ के प्रति काफी सिंसियर है, उन बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला। आप लोग कोई आम नहीं है, आप लोग यूपीएससी निकालने को सोच रहे हैं। आप इसका मतलब ये कि आपके अंदर काबिलियत है, बस आपको एक गाइड चाहिए, एक ऐसा हाथ चाहिए जो आपको पकड़कर मंजिल बता दे। चलना तो आपको ही है, और टीचर वही काम करेंगे, मैं वही काम करूंगा कि मैं सिर्फ आपका हाथ पकड़कर सही रास्ता बता दूंगा, इस रास्ते पे आपको चलना है और ऐसे पढ़ना है।
तैयारी आपको करना है, निकालना आपको है। कोई भी डाउट हो, कोई भी टेंशन हो, एक बार संपर्क कीजिएगा। मैं आपको हर मौके पे गाइड करूंगा और संपर्क करूंगा। ठीक है, अब अगर हम लोग यहां देखते हैं किसके बारे में, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत हम लोगों ने देख लिया कौन कौन से वंश रहे। यहां पे हम लोगों ने अभी जस्ट देखा ना, 5 वंश यहां आते हैं, किस तरीके से शासन करते हैं। तो हम लोगों ने पांचों वंश के बारे में कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे, तो अब हम लोग देखते हैं गुलाम वंश। इसके बारे में आज शुरू करेंगे क्लास, हम लोग गुलाम वंश को पढ़ना शुरू करेंगे। और आज हम लोग ये चाहेंगे कि अच्छे तरीके से गुलाम वंश के बारे में हम लोग जान लें। हम लोगों ने एक लाइन तो जरूर समझ लिया, गुलाम वंश को एलवरी वंश के नाम से भी जाना जाता है और मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। मामलुक वंश क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का लॉजिक भी हम लोग को समझ में आ गया। अर्थात गुलाम मां बाप से उत्पन्न स्वतंत्र संतान। अब गुलाम वंश में कौन कौन से वंश आया हुआ है, इसके बारे में एक बार हम लोग देखते हैं। गुलाम वंश में कौन कौन सा वंश आया है, इसके बारे में देखते हैं। तो गुलाम वंश के अंदर भी 3 वंश हैं। एक कहा जाता है कुतुबी वंश। किस नाम से जाना जाता है, कुतुबी वंश के नाम से एक वंश को जाना जाता है। और कुतुबी वंश ने टोटल शासन किया 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी। तो ये कुतुबी वंश के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो इसमें आता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो शमसी राजवंश के नाम से जाना जाता है। किस वंश के नाम से जाना जाता है, शमसी राजवंश के नाम से जाना जाता है। और शमसी राजवंश ने कब से कब तक शासन किया, तो 1211 से लेकर 1266 ईस्वी तक इसने शमसी राजवंश ने अपना शासन। और इसके बाद जो वंश आता है उस वंश का नाम है बलवनी वंश। क्या नाम है इसका, बलवनी वंश। तो बलवनी वंश कब से लेकर कब तक, तो 1286 से लेकर 66 से लेकर 66 से लेकर कब तक, 1290। तो टोटल अगर हम लोग गुलाम वंश भी देखते हैं ना, तो गुलाम वंश में 3 वंशों के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ जाता है। एक कुतुबी वंश, दूसरा शमसी वंश और तीसरा बलवनी वंश। आया समझ में। अर्थात 1290 से लेकर 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक टोटल जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो इन 3 राजवंशों के बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यहां पर समझेंगे। तो हम लोग किसको स्टार्ट करते हैं, हम लोग अभी क्लास में अभी सबसे पहले कुतुबी वंश को स्टार्ट करते हैं। कौन से वंश को, कुतुबी वंश। अब एक एक करके सभी वंशों के बारे में हम लोग एक बार देख लें कि कौन कौन से शासक इस पे हुए हैं और किस प्रकार से उन लोगों ने शासन किया हुआ है। कुतुबी वंश के बारे में देखा जाए तो इस पे कुतुबी वंश में सिर्फ और सिर्फ 2 शासक होते हैं। कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाने के बाद सबसे पहले जो इस पे बैठता है वो कौन सा है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन सा बैठता है, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक यहां पर शासन करते हैं। और 1210 ईस्वी में जो होता है, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कहां पे मृत्यु होती है, तो लाहौर में मृत्यु हो जाती है। तो लाहौर में जब इनको 1210 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, इसके बाद इनका पुत्र राजगद्दी पे बैठता है जिसका नाम क्या है, आराम शाह। इसका नाम भी क्या है, आराम शाह है। इसीलिए यह सिर्फ और सिर्फ कितना, 8 महीना ये शासन कर पाया। और उसी समय कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम रहता है और इसका दामाद भी रहता है, कौन, इल्तुतमिश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद ने क्या किया, आराम शाह को मारकर गद्दी पर शमसी वंश का नींव डाल दिया। तो अब यहां पर 2 शासकों के बारे में पढ़ना है, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा आराम शाह। इनके बारे में एक पॉइंट हम लोग को क्या याद रखना है, एक पॉइंट हम लोग को ये याद रखना है कि इनके समय में जो राजधानी थी वो राजधानी कहां पर थी, लाहौर में। ठीक है, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि यहां पर आप लोग को बता रहा हूं कि जो राजधानी बनाया गया था लाहौर को, वो लाहौर को राजधानी बनाने वाला कौन सा रहता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है। लेकिन दिल्ली को राजधानी बनाने वाला कौन सा है, तो इल्तुतमिश है। तो हम लोगों ने ये देखा ना 3 वंश, पहले हम लोग 5 वंश के बारे में देखे, फिर हम लोगों ने यहाँ पर 3 वंश के बारे में देखा, और फिर कुतुबी वंश का इन दोनों शासकों के बारे में हम लोगों ने देखा। और हम लोग को एक एक करके इन दोनों शासकों के बारे में पढ़ना है। ठीक है,
अब यहाँ पे किसके बारे में हम लोग देखते हैं, शमसी वंश, सभी के बारे में आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे भी शमसी लिखा जाता है, शमसी वंश। तो अब हम लोग सेकंड में किसके बारे में पढ़ते हैं, शमसी वंश। अब शमसी वंश में क्या किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र किसको, आराम शाह को मारकर राजगद्दी पे कौन बैठ जाता है, इल्तुतमिश। यहां पे ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है। राजगद्दी पे सबसे पहले बैठ जाता है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश राजगद्दी पे कब बैठता है, 1211 में ये राजगद्दी पे बैठता है। और जब ये राजगद्दी पे बैठता है ना, तो ये राज्य का विस्तार करता है। सबसे पहले यहां पे जो मैंने बताया, ये वाला पॉइंट जो मैंने बताया कि कुबाचा और यल्दौज दो इसके दुश्मन होते हैं, और इन दोनों दुश्मनों को किसने समाप्त किया था, तो इन दोनों दुश्मनों को समाप्त करने वाला होता है इल्तुतमिश। किसने समाप्त किया था, इल्तुतमिश ने। 1215 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध लड़कर एल्दौज को समाप्त कर दिया, और 1217 ईस्वी में इसने किसको, तो कुबाचा को समाप्त कर दिया। और ये टोटल 36 तक, 1211 से लेकर 1236 तक इसने शासन किया। कभी कभी क्या होता, जब ये अपने राज्य से दूर जाता था, तो अपने इसका सबसे जो बड़ा बेटा था ना, 4 पुत्र थे, उन चारों पुत्रों में से जो सबसे बड़ा पुत्र था वो काफी योग्य था। सबसे ज्यादा योग्य उसका चौथा पुत्र था इल्तुतमिश का। तो इल्तुतमिश का जो चौथा पुत्र सबसे योग्य था, एक बार बंगाल का विद्रोह होता है, और उस बंगाल के विद्रोह को दबाने के लिए जाता है, और उन विद्रोहकर्ताओं के द्वारा इसको मार दिया जाता है। किसको, इल्तुतमिश के सबसे बड़े पुत्र को मार दिया गया। जब इल्तुतमिश का सबसे बड़ा पुत्र और सबसे योग्य पुत्र की मृत्यु हो गई, तो ये इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि इल्तुतमिश बुरी तरीके से टूट गया, और उसी को याद करके इसकी मृत्यु हुई थी। लेकिन जब कभी भी ये राज दरबार से बाहर जाता था, तो बड़े पुत्र की मृत्यु हो जाने के बाद यह अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को सिंहासन पे बैठा के जाता, और रजिया सुल्तान काफी अच्छी काबिलियत से उस दिल्ली सल्तनत को चलाती थी। ये इसको पता था कि रजिया सुल्तान में योग्यता है, कि मेरे मरने के बाद बाकी जो 3 पुत्र बचे हुए हैं उनमें योग्यता नहीं है, वो शासन नहीं चला पाएंगे। लेकिन इसी ने एक और स्थापना किया था, चालीसा का। ये जो चालीसा थे, ये गुलाम थे, ये सभी के सभी क्या थे, गुलाम थे। और एक और पॉइंट जानिएगा, गोरी का गुलाम कौन होता है, ऐबक। और ऐबक का गुलाम कौन सा होता है, तो इल्तुतमिश। ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का गुलाम कौन सा होता है, तो बलवन। तो ये बलवन को इल्तुतमिश ने पहले ही स्वतंत्र कर दिया था, लेकिन ऐबक ने इल्तुतमिश को स्वतंत्र नहीं कर पाया था। इसीलिए इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। तो ये क्वेश्चन एक बार पीसीएस लेवल में आया हुआ है। अगर हम लोगों से पूछा जाए कि गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। याद रहेगा ना, गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि गौरी का गुलाम ये और इसका गुलाम ये, तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश। आए आप, और इसने किसका यहां पर स्थापना किया था, तुर्क चहलगामी अर्थात चालीसा समूह का इसने निर्माण किया था। और ये चालीसा सभी के सभी क्या थे, गुलाम थे। जब क्या हुआ, इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने से पहले उसने अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को करके गया था कि मेरे मरने के बाद अब गद्दी पे कौन बैठेगा, रजिया सुल्तान बैठेगी। लेकिन गद्दी पे जब औरत की बैठने की बारी आई, तो ये जो चालीसा वाले थे, ये अपने सामने औरतों को हीन भावना से देखते थे। यानी कि इनका मानना यह था कि औरतों में वो काबिलियत नहीं होती है कि वो पुरुषों के ऊपर अपनी हुकूमत जता सके। यही रीजन हुआ कि जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हुई, इल्तुतमिश का जो छोटा पुत्र था उसको इन लोगों ने गद्दी पे बैठा दिया, और उसका क्या नाम था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। सिर्फ आप लोग का एक ही काम है, कहानी समझना, और उसके बाद आप लोग का इतिहास से मतलब कि प्रेम हो जाएगा, सारी चीज आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसके बाद गद्दी पे कौन बैठ गया, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। चूंकि यह इल्तुतमिश का पुत्र तो था, लेकिन अयोग्य था। ये कौन सा था, अयोग्य था। यही रीजन रहा कि इसकी मम्मी जो थी, इसकी मां जो थी, वो शासन में अपना प्रभुत्व दिखाने लगी थी। और दूसरा प्रभुत्व कौन दिखा रहे थे, तो ये तुर्क और चहलगामी वाले दिखा रहे थे।
आया यहां समझ में कि तुर्क अचलगामी वालों ने भी क्या किया था, इस पे अपना प्रभुत्व रख लिया था। इसी समय में दिल्ली से बाहर, इसी समय में रुकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली से बाहर जाना पड़ा। और जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली से बाहर गया, तभी रजिया सुल्तान आ गई। कौन सी आ गई? रजिया सुल्तान। अब ये नहीं कि रजिया सुल्तान आकर गद्दी पे सीधा बैठ गई, ऐसी बात नहीं हुई। उस समय नमाज पढ़ा जा रहा था, यानी कि फ्राइडे का दिन था, जुम्मे का दिन था, और दिल्ली की जो जनता थी, दिल्ली की जो आवाम थी, वो नमाज पढ़ने के लिए बैठी हुई थी। उनके सामने रजिया सुल्तान गई और बोली कि मेरे पिता अर्थात इल्तुतमिश आप लोगों के लिए जितना बेहतरीन कार्य किए हैं और आप लोगों के लिए जितना अच्छा जो होता है शासक बने हैं, उतना ही अच्छा मैं बनने का ट्राई करूंगी, क्योंकि जब वो दिल्ली में नहीं थे तब मैं ही आप लोग की देखरेख कर रही थी। दूसरी बात इसने ये कहा कि उन्होंने मेरे को नेतृत्व जो था प्रदान किया था। तीसरी बात इसकी ये थी कि ये लाल वस्त्र पहन के गई हुई थी, और इल्तुतमिश के शासनकाल में ये कहा जाता था कि लाल वस्त्र पहनना न्याय मांगने का हक होता है। तो जब रजिया सुल्तान दिल्ली के आवाम में, यानी कि दिल्ली के लोगों के पास लाल वस्त्र पहन के जाती है, तो दिल्ली के आवाम जो होते हैं काफी खुश होते हैं कि पहला शासक, पहली शासिका या जो गद्दी पे बैठने वाले हैं वो हम लोगों से सपोर्ट मांगने आए हैं। यही रीजन हुआ कि आवाम, दिल्ली की आवाम जो होता है सिंहासन पे कब्जा करके रजिया सुल्तान को गद्दी पे बैठाती है। आ रहा है ना? तो सबसे प्रथम बार रजिया सुल्तान अर्थात दिल्ली के आवाम के द्वारा, दिल्ली के लोगों के द्वारा राजगद्दी पे बैठाई गई थी। आया ना समझ में? अपने मन से नहीं बैठी हुई थी, दिल्ली के आवाम के द्वारा बैठी हुई थी। यह कब से कब तक? 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक इसने क्या किया? शासन किया। अब देखिए, इतिहासकारों का कहना यह है कि रजिया सुल्तान के पास वो सभी गुण थे जो एक योग्य और एक महान शासक में होता है। लाइन को समझिएगा, रजिया सुल्तान के पास वो सभी गुण थे जो एक अच्छा शासक और एक महान शासक में होता है, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कमी थी, और वो कमी थी उसका स्त्री होना, और वही एक कमी इसकी मृत्यु की कारण बनती है। अर्थात जो चालीसा ग्रुप वाले लोग थे, उन चालीसा ग्रुप वालों को यह कभी भी मंजूर नहीं था कि हमारे ऊपर कोई महिला आकर शासन करे, और ये पुरुषों के रूप में, पुरुषों की वेशभूषा पहन के ये जाकर शासन किया करती थी, युद्ध का संचालन किया करती थी, और इन लोगों को कभी मौका ही नहीं मिल पाया था कि इसके खिलाफ विद्रोह कर पाए। इसी बीच में क्या हुआ? अल्तुनिया के शासक ने जो होता है विद्रोह कर दिया। अल्तुनिया के शासक ने विद्रोह कर दिया, और इस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान को दिल्ली से बाहर जाना पड़ा। कब? 1240 ईस्वी में। जब अल्तुनिया ने विद्रोह किया हुआ था, तो अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान जैसे ही दिल्ली से बाहर गई, वैसे ही चालीसा वालों को, यानी कि जो 40 ग्रुप के लोग थे, उनको मौका मिल गया। और जब मौका मिल गया तो रजिया सुल्तान के भाई से बोले कि बेटा तुम गद्दी पे बैठोगे? बोला हाँ हाँ बैठ जाएंगे। तो बोले कि बहन को मारना होगा। बोले मार देंगे बहन को, गद्दी पे बैठने के लिए बहन को मारना कौन सी बड़ी बात थी उस समय। तो उन लोगों ने बोला कि बेटा पहली बात हमारे अंडर में रहना होगा और गद्दी पे हम बैठाएंगे, और वो बाहर गई है उससे पहले तुम गद्दी पे बैठ जाओ। तो इसके दूसरा जो बेटा था, जिसका नाम था मोइजुद्दीन बहराम शाह। क्या नाम था? मोइजुद्दीन बहराम शाह। तो मोइजुद्दीन बहराम शाह को इन लोगों ने गद्दी पर बैठा दिया। किसने बैठाया? तुर्क चहलगामी वालों ने, अर्थात चालीसा वालों ने इसको गद्दी पे बैठा दिया। अच्छा, रजिया सुल्तान कहां थी? तो रजिया सुल्तान तो बाहर गई थी ना, अल्तुनिया को से निपटने के लिए गई हुई थी ना, भटिंडा। ठीक है, भटिंडा का शासक अल्तुनिया। तो जब वो अल्तुनिया से निपटने गई हुई थी और गद्दी पे कोई और बैठ जाए, तो दिल्ली के जो सेना है वो किसके साथ होगी? तो दिल्ली के जो शासक है उसके साथ होंगी। तो दिल्ली की आधी सेना जो थी वो क्या हो गई? दिल्ली लौट आई। कब? 1240। ठीक है, अब यहां पर रजिया सुल्तान के पास थोड़े बहुत सेना बच गए, और उस सेना को लेके जब अल्तुनिया के पास पहुंची तो अल्तुनिया ने बंदी बना लिया। क्योंकि रजिया सुल्तान काफी सुंदर थी और एक औरत थी और योग्य थी, तो रजिया सुल्तान ने कहा
कि हम लोग युद्ध करके मरेंगे, हम बंदी बन के मर जाएंगे, उससे अच्छा है कि हम लोग पति पत्नी बन जाते हैं। अर्थात अल्तुनिया को ये लालच दिया कि तुम एक काम करो, मेरे से शादी कर लो। अब चूंकि सुंदर तो थी, इसलिए अल्तुनिया ने शादी करने के लिए स्वीकार कर लिया। दूसरी बात, रजिया सुल्तान ने कहा कि अब मेरे जो होता पति बन गए हो, तो मेरे कार्य में जो होता आप पार्टिसिपेट करो और मेरे साथ चलो दिल्ली अटैक करने। तो अब अल्तुनिया रजिया सुल्तान के साथ मिलकर क्या हुआ, दिल्ली की तरफ चल पड़ा। लेकिन रास्ते में ही हरियाणा के प्रांत में जो होता है, कुछ बदमाशों के द्वारा कहा जाता है कि रजिया सुल्तान की 1240 ईस्वी में हत्या कर दी। अर्थात रजिया सुल्तान की यहां कहानी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए, आप लोग को अच्छा तो लग रहा है ना। हिस्ट्री कहानी है और कुछ नहीं है। कहानी के थ्रू अगर आप लोग याद करते हैं ना, ऑल पॉइंट समझ में आएगा। लेकिन अगर आप लोग याद करेंगे, रट्टा मारेंगे ना, तो नहीं आएगा समझ में। तो मैंने आपको बताया कि 1240 में जब रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, तो उनको मरवाने में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, तुर्क और चहलगामी वालों का होता है। और तुर्क और चहलगामी वालों ने इल्तुतमिश के बेटे मैनुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पे बैठा दिया। लेकिन मैनुद्दीन बहराम शाह को जब ये लग गया कि वो तो कठपुतली बना हुआ है, उसके हाथ में कुछ नहीं है, उससे परमिशन तक नहीं लिया जा रहा है, उससे किसी बात के लिए पूछा तक नहीं जा रहा है, तो उसने विद्रोह किया। जब विद्रोह किया तो चालीसा वालों ने बहराम शाह को 1242 में क्या कर दिया, मार दिया। तो अब यहां पर इल्तुतमिश के दूसरे बच्चे जो था, बेटा जो था, वो भी क्या हो गया, मारा गया। ठीक है, अब इसके बाद जो गद्दी पे बैठता है बहराम शाह के, इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र बैठता है। अर्थात आप देख रहे हैं ना, चहलगामी वाले कैसे एक दूसरे को बैठाते हैं और मारते हैं। तो अब यहां पे जो गद्दी पे बैठता है, वो कौन सा बैठता है, तो उसका नाम क्या है, तो अलाउद्दीन मसूद शाह। क्या नाम है, अलाउद्दीन महसूद शाह। और अलाउद्दीन महसूद शाह को जब इन लोगों ने गद्दी पे बैठाया 1242 ईस्वी में, किसने बैठाया था, तुर्क चहलगामियों ने बैठाया था। जब इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, तो इसलिए इसकी भी हत्या कर दी 1246 में। और इतिहास में इन लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है, इन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है। सिर्फ अभी मैं एक नाम दे दे रहा हूं, आगे इनकी कोई कहानी में नहीं बताऊंगा। क्यों, अभी कहानी समझ जाइए, और इतिहास के पेज में इनका जब नाम ही सिर्फ है, तो सिर्फ नाम ही तो जानेंगे। इनके बारे में यूपीएससी लेवल का हम लोग कुछ नहीं जानेंगे। हाँ, मारने के लिए इनको बनाया जाता था। ठीक है, क्यों, देखिए चालीसा चाहते थे कि मेरा प्रभुत्व हो, मेरा अपना प्रभुत्व हो। और जब मेरा अपना प्रभुत्व हो, तो इस समय जब हम बताएंगे मंगोल आक्रमण होता है, मंगोल आक्रमण होता है। और मंगोल आक्रमण में एक बलवन नाम का, इसी चालीसा में से एक व्यक्ति है जिसका नाम है बलवन। तो ये जो बलवन नाम का व्यक्ति है, ये काफी प्रभावशाली हो जाता है। और जब ये बलवन नाम का व्यक्ति काफी प्रभावशाली हो जाता है, तो बलवन ने ही मसूद शाह की हत्या करा देता है। और बलवन अपनी बेटी का शादी एक इनके पुत्र नासुरुद्दीन, इसके साथ, नासुरुद्दीन महमूद के साथ करा देता है। किसके साथ कराता है, नासुरुद्दीन महमूद से बलवन ने अपनी पुत्री का शादी करा दिया। अर्थात क्या बन गया, ससुर बन गया। अब आप समझ रहे हैं ना इस लाइन को, लाइन को आप लोग सिर्फ समझिएगा। बलवन ने क्या किया, अपनी बेटी का शादी नासुरुद्दीन महमूद से कर दिया। अब ससुर बन चुका है, अब रिलेशन में एक बड़ा बन गया। अर्थात सुल्तान कहने के लिए तो महमूद है, लेकिन रिलेशन में बड़ा कौन है, बलवन। दूसरा बैठाया किसने, बलवन। तो इसलिए अब दबदबा किसका रहा, बलवन का रहा। और यहां तक कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान जो टोपी सिलकर, यानी कि जो सर पे टोपी जो रखा जाता है उसको सिलने का काम करता था। ये नमाज की जो कॉपियां होती है और कुरान की जो कॉपी होती है उसको लिखता था, मार्केट में बेचता था, और उससे अपना जो था भरण पोषण करता था। आप समझ सकते हैं कि इसकी क्या औकात होगी, नासुरुद्दीन महमूद जो है इसकी क्या औकात होगी। ये सारी चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक दिल्ली का सुल्तान होने के बावजूद इस तरीके का काम होता है। इसके अंडर में कुछ नहीं होता है। 1246 में ये गद्दी पे बैठता है और 1266 में तक
ये जो बलवन है, तो बलवन क्या करता है, एक एक करके जितने भी तुर्क और चहलगामी वाले थे उन सबको मार देता है और चहलगामी की शक्तियों को कमजोर कर देता है। और सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन बन जाता है, स्वयं बन जाता है। जब बलवन सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है तो ये कहा जाता है कि इनके इसका कोई भी गलती नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी बलवन ने नासरुद्दीन महमूद को मारकर गद्दी को हथिया लिया। आया समझ में? तो हम लोग जब पढ़ेंगे शमसी वंश के बारे में ना, तो शमसी वंश के बारे में हम लोग यही चीज देखेंगे, इन्हीं शासकों के बारे में देखेंगे। और इन शासकों में से कौन कौन सा इंपोर्टेंस है, एक तो इल्तुतमिश सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस है, दूसरा हम लोग को रजिया सुल्तान के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ना होगा, तीसरा हम लोग को लास्ट में मैनू जो होता है नासरुद्दीन महमूद के बारे में अच्छे से पढ़ना होगा। तो ये टोटल किसका ग्राफ हो गया, शमसी वंश राजवंश का। और एक लाइन और भी आप लोग इनके बारे में जान लीजिए, इल्तुतमिश ही ऐसा व्यक्ति था जिसने राजधानी राजधानी कहां बनाया, दिल्ली बनाया। तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला किसको कहा जाता है, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सबसे प्रथम बार इल्तुतमिश होता है। शायद अब आप लोगों को शमसी वंश और कुतुबी वंश, ये दोनों वंश में किसी को भी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि एक एक पॉइंट पे समझाऊंगा। हाँ जी, कोई भी प्रॉब्लम होगा लास्ट में आप लोग को मैं टाइम दूंगा क्वेश्चन पूछने के लिए, आप लोग क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, एक जो लास्ट वंश था जिसका नाम क्या था, बलवनी वंश। कौन सा वंश होता है, बलवनी वंश। तो हम लोग यहां देख लेते हैं बलवनी वंश के बारे में। बलवनी वंश का देखा जाए शासन कब से कब तक, तो 1266 से लेकर 1290 ईस्वी तक इनका शासन काल रहता है। और दूसरा पॉइंट बताया जाए कि यहाँ पे जो सबसे प्रथम जो शासक है वो कौन सा है, बलवन है। कौन सा रहता है, बलवन रहता है। गियासुद्दीन बलवन इसका पूरा नाम होता है। तो प्रथम जो शासक बनता है उसका नाम क्या है, बलवन रहता है। अब देखिए बलवन ने क्या किया था, बलवन ने दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले एक ऐसे इंसान की हत्या किया था, कौन सा, जो नासरुद्दीन था, अर्थात महमूद, नासरुद्दीन महमूद, जो इसका दामाद था। और दूसरा, दिल्ली की जनता उससे प्रेम करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि वो दिल्ली आवाम के पास रहता था और आवाम के लोगों की तरह ही रहता था। इसलिए दिल्ली की जनता को पता था कि अब जो है बलवन जो है मारकर गद्दी पे बैठता है, तो दिल्ली की जनता इससे नफरत करने लगी थी। और जब कभी भी नफरत किया जाता है तो वहां पे अपने अधिकारों का वर्चस्व दिखाने के लिए निर्दोष लोगों को भी मारना पड़ जाता है। यही रीजन रहा कि बलवन ने अपने आप को कहा कि मेरे को खुदा ने भेजा है इस गद्दी पे बैठने के लिए। और शराब पीना सख्त जो होता है, वहां पे जो शासन राज दरबार है, नियम कानूनों को लागू कर दिया था। जब ये मार्केट में निकलता था, आप अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि जब ये मार्केट में निकलता था तो अपने साथ हजारों सैनिकों को लेकर निकलता था और सभी सैनिकों की तलवारें नंगी हुआ करती थी, अर्थात म्यान से बाहर होती और खींची हुई रहती। आप सोचिए कि एक चमकती हुई तलवार और खींची हुई तलवार अगर है और उस पर धूप पड़ रहा है और हजारों तलवारों पे अगर धूप पड़ रहा है तो कितना ज्यादा चमकेगा। और उनके बीच में अगर बलवन बैठा हुआ है तो एक दिव्य प्रतिमा उसकी दिखाई देगी। अर्थात इसको ये दिखाना था कि ईश्वर ने भेजा है और मैं ईश्वर की तरह हूं और मेरे शासन को तुम लोग मानो, मानना पड़ेगा। और ये खुद अपने आप को ईश्वर की तरह ही दिखाता था। यही रीजन हुआ कि इतिहासकार बोलते हैं कि जब इसके पुत्र को, समझिएगा ये किया क्या था, तो राजगद्दी में जो इसका शासन काल था वो सबसे ऊंचा अपनी सिंहासन बनाया था और राज दरबार में बैठने के लिए कोई भी चेयर नहीं था। समझ सकते हैं कि राज दरबार में जितने अधिकारी जाते थे वो खड़े होकर ऐसे बातें करते और बलवन की तरफ ऐसे देखते थे। अब आप अपने से बताइए, जब कभी भी आप अपने ऐसे ऊंचाई से देखते हैं तो आपके अंदर अपने आप हीन भावना आ जाती है। जब मोदी को आप लाखों लोगों के बीच में देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि मोदी बड़ा व्यक्ति है और वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, यही रीजन रहा कि बलवन को जब लोग देखते तो उनको ये लगता कि यार बलवन रियल में ईश्वर है और उसके खिलाफ विद्रोह करना और युद्ध करना जो होता मन से तैयार कर देते। आया यहां समझ में हम लोगों को? ये इसके बारे में कहा जाता है कि जब इसके पुत्र को युद्ध में मारा गया था और कटा हुआ गर्दन
जब राज दरबार में लाया गया था और इसके पुत्र का कटा हुआ गर्दन को जब इसको दिखाया गया, तब भी इसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की, रोया तक नहीं था। लेकिन एक इतिहासकार ये बताता है कि दिन में राज दरबार में यानी कि लोगों के पास ये रोता नहीं था, लेकिन रात में इसके महल में से रोने की आवाज आती थी और ये पूरी रात रोता था अपने पुत्र मुंह में। मतलब यह कि दिखावा के लिए अलग था, दिखावा में बहुत शक्ति था, लेकिन अंदर क्या था, बहुत मार्मिक था। और अपने पुत्र मुंह में ही यह बीमार पड़ा और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो बलवन की कहानी जब हम लोग पढ़ेंगे ना, बहुत मजा आने वाला है। ये जो हम लोग का सेक्शन है ना, दिल्ली सल्तनत, हम लोग इतिहास को इतिहास की तरह, कहानी की तरह हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोग खुद देखिएगा, आप सभी लोगों से बहुत आप लोग को आनंद आएगा। सभी को क्वेश्चन पूछने का मैं टाइम दूंगा, लेकिन आपको लास्ट में पूछना, अभी सिर्फ कहानी समझिए। तो बलवन ने कब से कब तक शासन किया? तो 1266 ईस्वी से लेकर 1287 ईस्वी तक इसने क्या किया? तो अपने पुत्र मुंह में बलवन की जब मृत्यु हो जाती है, तो बलवन की मृत्यु हो जाने के बाद अब गद्दी पर इसका पुत्र, एक छोटा पुत्र होता है जिसका नाम है कैकुवाद। क्या नाम है? कैकुवाद। तो कैकुवाद गद्दी पे बैठता है, कोई भी इसकी इतिहास नहीं है। ये 1287 से लेकर 1290 ईस्वी तक इसने क्या किया? शासन। और सबसे अंतिम एक बैठता है जिसका नाम है क्यूमर्स। क्या नाम है? क्यूमर्स। और ये 1290 में ही है। इसी समय अफगानिस्तान से एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम है? जलालुद्दीन खिलजी। ये भी कहानी बहुत इंटरेस्टेड है, जलालुद्दीन खिलजी का भी। और आप लोग शायद पद्मावत मूवी देखे होंगे, उसमें जो बुढ़े से बुजुर्ग का उसने किरदार निभाया है, वही जलालुद्दीन खिलजी होता है। और यही आकर ह्यूमर्स की हत्या कर देता है और उसके बाद राजगद्दी पर स्वयं बैठ जाता है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक बार हम लोग फिर से देखते हैं यहां पर, ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। हम लोगों ने ये देखा दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सी रियासतें थी और दिल्ली सल्तनत को दिल्ली सल्तनत के नाम से क्यों पुकारा जाता है, ये हम लोग समझे। 5 रियासत होती है, सबसे ज्यादा किसका शासनकाल, सबसे कम किसका शासनकाल, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देखे। दूसरा हम लोगों ने शुरू किसको किया? गुलाम वंश। गुलाम वंश में कितने शासन, आप लोग शासन वंश होते हैं, 3 वंश होते हैं। तीनों वंश के बारे में आपको याद रखना है, एक कुतुबी वंश, दूसरा शमसी वंश और तीसरा बलवनी वंश। इन तीनों शासकों के बारे में आप लोग का याद होना चाहिए। और चौथा हम लोगों ने देखा एक एक वंश के बारे में, और एक एक वंश के बारे में हम लोगों ने यहां क्या कर लिया? कंप्लीट किया। अगर हम लोग से पूछा जाए गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक, तो गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक कौन सा होता है? बलवनी, यानी कि क्यूमर्स। अब आप लोग के मन में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्यूमर्स तो 4 साल की उम्र में गद्दी पर, हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही है, छोटा बालक था वो। चलिए धन्यवाद जो आप लोग इतना मेरा सपोर्ट किए हैं, ठीक है, और इतने लाइव आप लोग पहुंचाए हैं कुछ ही दिनों के क्लास में। और उम्मीद मैं आप लोग से ये करूंगा कि आप लोगों के विश्वास पर मैं भी खड़ा उतरूं। आप लोग को जो हिस्ट्री से बोरिंग लगता है, हिस्ट्री से डर लगता है, वो सारा डर मैं आप लोग का निकाल दूं, ठीक है। तो हम लोग बलवनी वंश के बारे में कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। किसके बारे में? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। हम लोग इसकी कहानी और इसके इतिहास को आज हम लोग देखेंगे। हाँ, किसी के भी मन में कोई क्वेश्चन या डाउट है तो अभी शुरू करने से पहले आप लोग के पास क्वेश्चन है, आप लोग पूछ सकते हैं। दूसरा एक और पॉइंट, आप लोग अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो वो मेरा टेलीग्राम है क्रॉनिकल IAS 9। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर आप लोग को PDF भी मिल जाएगा और कोई भी आप लोग को गाइड चाहिए वो गाइड मिल जाएगा। अगर आप लोग को एग्जाम के बारे में किस तरीके से तैयारी करनी है और कैसे करनी है, तो उसके लिए इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर देंगे, आप लोग को मैं गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे। हाँ, पहली महिला शासिका जो है ना जी,
वो आपको ककातीय वंश की शासक को माना जाता है, कर्णवती देवी। तो वो भारत में, लेकिन अगर ये पूछा जाए ना पहली मुस्लिम महिला शासिका, तो वो है रजिया सुल्तान। चलिए हम लोग यहां स्टार्ट करें। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक शासन किया? 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक। अब यहां प्रेम पूर्वक जितने भी मेरे भाई हैं, आप लोग सभी लोग जुड़कर इसको अब प्रेम पूर्वक देखिए, और आप लोग को अच्छा लग रहा है तो इसको आप लोग नोट भी करते हुए चलिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन होता है 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक। हम लोग पढ़ते हैं, अगर इसका शासन काल देखा जाए, इसका शासन काल देखा जाए तो इसके शासन काल को 3 चरणों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला शासन काल आता है 1192 से लेकर 1206 ईस्वी तक। पहला इसका चरण आता है 1192 से लेकर 1206 ईस्वी तक, और इस समय यह सिर्फ और सिर्फ मलिक मलिक और, या ऐसे कर लीजिए, इस समय सिर्फ और सिर्फ यह क्या किया था? गौरी का सेनापति था। क्या था ये? गौरी का सेनापति। मैं जब शुरू शुरू में आप लोग को इसका गौरी के बारे में पढ़ाया था लास्ट क्लास में, अर्थात कल के क्लास में जब मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ था, तब मैंने आप लोग को बताया था कि यह तराइन के दूसरे युद्ध में भारत में गौरी के साथ आता है। गौरी जब वापस लौट जाता है 94 में, चंदावर की युद्ध करने के बाद जब वो वापस लौट जाता है, तो उसके वापस लौटने के बाद ये किस तरीके से भारत का विजय करता है और गौरी के साम्राज्य को किस तरीके से बढ़ाने में मदद करता है, ये मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में समझाया हुआ था। तो ये गौरी का सेनापति के रूप में 1192 से लेकर 1206 ईस्वी तक रहता है। तो पहला इसका चरण होता है। दूसरा शासनकाल अगर देखा जाए तो 1206 ईस्वी से लेकर 1208 ईस्वी तक। कब से लेकर कब तक? 1206 ईस्वी से लेकर 1208 ईस्वी तक। 1208 में इसको क्या मिला हुआ था, याद रखे रहेंगे। 1208 ईस्वी में इसको दासता से मुक्ति मिली थी, और जो ये गुलाम था, इस गुलामी से मुक्ति देने वाला कौन सा था? इस गुलामी से मुक्ति जो देने वाला था वो गौरी का भतीजा था। गौरी का भतीजा, और उसका क्या नाम था? गियासुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, गौरी। तो ये उसका नाम था। दासता से मुक्ति देने वाला गौरी का भतीजा होता है गियासुद्दीन। तो 1208 में जब इसको दासता से मुक्ति मिल गई, तो इसने एक उपाधि लिया था मलिक और सिपा सलार की। किसकी? तो मलिक और सिपा सलार। देखिए, अब यहां क्वेश्चन यह आता है कि मलिक और सिपा सलार होता क्या है? मलिक और सिपा सलार एक प्रकार की गुलामों की उपाधि होती है, अर्थात यह गुलाम की उपाधि के साथ शासन किया था एकमात्र ऐसा शासक जो कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं माना था। तो ये 2 पॉइंट हो गया। और तीसरा जो इसके शासन को हम लोग डिवाइड करते हैं वो है 1208 से लेकर 1210। इस समय तक यह स्वतंत्र शासक के रूप में शासन किया। आया समझ में हम लोगों को? हम लोगों ने क्या देखा? प्रेम पूर्वक आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा मेरे भाई, जितने भी आप लोग जुड़े हैं, आप लोग नोट्स साथ में बनाएंगे ना, तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैंने आप लोग को यह बताया कि इसके शासन काल को 3 चरणों में डिवाइड किया जाता है। पहले उस समय जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु नहीं हुई थी, और मोहम्मद गौरी के गुलाम के रूप में और सेनापति के रूप में ये क्या करता है? भारत में मोहम्मद गौरी के साम्राज्य का विस्तार करता है। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने यह देखा कि 1206 से लेकर 1208 ईस्वी तक इसकी गुलामी से क्या हो गई? मुक्ति मिल गई। और गुलामी से मुक्ति देने वाला कौन सा होता है? तो मोहम्मद गौरी का भतीजा गियासुद्दीन मोहम्मद ने इसको गुलामी से मुक्ति दिया। और जब 1208 में इसको मुक्ति मिल जाती है, तो 2 सालों तक ये क्या होता है? स्वतंत्र रूप से शासन करता है। लेकिन इसका शासन स्वतंत्र रूप से ज्यादा नहीं चलता है। 1210 ईस्वी में ही 1210 में ही लाहौर में, कहां पर? लाहौर में चौगान खेलते समय, ठीक है, चौगान खेलते समय। अब हमारे मन में क्वेश्चन ये आता है कि चौगान क्या होता है?
घोड़े से गिर गया तो इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब हमारे मन में आता है कि चौगान होता क्या है। तो आप लोग शायद देखे होंगे खेल, अभी पोलो, घोड़े पे बैठकर डंडे से एक बॉल को मारना, वही खेल कौन सा होता था, चौगान। और चौगान खेलते समय इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कहां पे, लाहौर में। इसलिए इसके मकबरा को कहां बना दिया गया, लाहौर में ही बनाया गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहां पे है, तो लाहौर में ही है। मृत्यु कब हुआ था, 1210 में। कहां पर हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। तो ये तो भारत के शासनकाल से संबंधित हो गया। अब इसके बारे में और हम लोग देखते हैं। हम लोग किसको देख रहे थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर हम लोग ये भारत में जब आया, भारत में जो काम करता है उसके बारे में अगर हम लोग देख लिए हैं, तो हम लोग इसकी इतिहास भी तो जान लें, इसकी इतिहास भी तो जान लें। इसका इतिहास हम लोग देखते हैं। यह एक प्रकार का तुर्क जनजाति था। कौन सा, तुर्क जनजाति था। और बचपन में ही इसको, इसके घर से इसको चोरी कर लिया गया था। अभी हाल फिलहाल में भी दिल्ली में और बाकी सब क्षेत्रों में बच्चों को चुराया जाता है, वैसे ही कुछ लोगों ने इसको इसके घर से ही उठा लिया था। और इसको उठाकर अफगानिस्तान के, अब कहानी समझिए यहां पर, इसको उठाकर अफगानिस्तान के नैसापुर बाजार, नैसापुर बाजार में बेच दिए। बेचारा कुतुबुद्दीन ऐबक को घर से उठा लिया जाता है, घर से चुरा लिया जाता है। और घर से चुराने के बाद इसको नैसापुर के बाजारों में बेच दिया जाता है। जब ये नैसापुर के बाजार में बेचा गया, तो इसको जो खरीदने वाला व्यक्ति था, अर्थात इसका जो प्रथम मालिक था, उस मालिक का क्या नाम था, तो मालिक का नाम बहुत याद रखने वाला नहीं है। नाम देखिए कितना अच्छा है, काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी। ठीक है, ये इसका नाम है भाई। ये नाम चार पांच नाम नहीं है, एक ही नाम है। इसका एक ही नाम है, काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी। तो ये इतिहास में नहीं आएगा, सिर्फ मैंने आपको समझने के लिए बताया कि एक व्यक्ति का इतना बड़ा नाम भी हो जाता है। इससे भी बड़ा नाम होता है कब, जब साउथ में जाते हैं ना, तो इससे भी बड़े बड़े नाम हम लोग को दिखाई देता है। तो काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने इसको नैसापुर के बाजार से खरीद लिया। और जब इसको नैसापुर के बाजार से खरीद लिया, तो इसने सबसे प्रथम बार इसको कुरान पढ़ना सिखाया। इसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो जब ये कुरान पढ़ता था ना, तो काफी इसकी आवाज काफी टकता, मतलब नहीं होते, कोई बच्चा होता है जिसकी आवाज बहुत टंकार होता है, आवाज में टंकार होता है और प्यारा आवाज होता है। तो यही रीजन हुआ कि इसकी आवाज में बहुत टंकार थी, और एक टंकार लेके जो होता है कुरान पढ़ता था। तो नैसापुर के बाजारों में घूम घूम कर कुरान पढ़ता, और कुरान को पढ़ने के बाद जो पैसा मिलता था वह अपने मालिक को दे देता। इसी बीच में क्या हुआ, तो नैसापुर के बाजार में बैठकर एक बार जब वो नमाज पढ़, वो कुरान पढ़ रहा होता है, तो वहां से मोहम्मद गौरी गुजरता है। और इसके कुरान पढ़ने का अंदाज बहुत अच्छा लग जाता है उसको। तो अब इससे इससे मोहम्मद गौरी ने क्या कर लिया, गौरी ने खरीद लिया। आ रहा है ना कहानी समझ में। कुतुबुद्दीन ऐबक की हम लोग कहानी समझ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा कि नैसापुर के बाजार में कैसे काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने खरीदा, और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया। चूंकि यह काफी महत्वाकांक्षी था, महत्वाकांक्षी होने के कारण ये कुरान पढ़ के तो सुनाता ही था, समय मिलने पर यह कभी कभी युद्ध कला भी सीख लेता, घुड़सवारी भी सीख लेता था। यही रीजन हुआ कि गौरी ने जल्द ही इसको अमीर आखुर पद पे बैठा दिया। कौन सा, अमीर ए आखुर। तो गौरी ने इसको अमीर आखुर पद पे बैठाया हुआ था। अमीर आखुर यानी कि घोड़सवारों का और एक बहुत बड़ा पद माना जाता था। तो उस पद पे बैठाने वाला सबसे प्रथम बार कौन सा होता है, तो मोहम्मद गौरी होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जब इस पद पे बना, तो हर समय हर युद्ध में यह मोहम्मद गौरी का साथ देता था।
यही रीजन रहा कि धीरे धीरे ये मोहम्मद गौरी का निकट आने लगा और मोहम्मद गौरी ने इसको सेनापति बना दिया और एक प्रांत का सूबेदार भी बना दिया। मोहम्मद गौरी जब भारत आता है और भारत को जीत लेता है तो भारत को आगे की जीतने की क्रिया जो है, आगे इसके साम्राज्य को फैलाने की क्रिया है, वह किसको दे देता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक हर समय, हाँ, हर समय जो होता है ऐबक की क्या करती है, ऐबक का क्या करता है? सहायता ही करता है। मैं थोड़ा कमेंट पढ़ने लगा था आप लोगों का, ठीक है। कोई भी अगर दिक्कत प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, लास्ट में मैं टाइम दूंगा क्वेश्चन पूछने का। तो यहां तक आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इसको इसको उपनाम से, कौन कौन से उपनाम से पुकारा जाता है, इसका कौन कौन सा उपनाम है? हम लोग से सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा या हम लोग को सीधा यह याद कर लेना है कि इसके उपनाम कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो मैंने आप लोग को बताया, ध्यान से प्रेम पूर्वक समझिए। सबसे पहले तो मैंने आप लोग को बताया कि नैसापुर के बाजार में यह क्या करता है? कुरान का उच्चारण करता है। यही रीजन रहा कि मोहम्मद गौरी इसको कौन सा उपाधि दिया रहता है? तो कुरान खां। इसको एक नाम से और पुकारा जाता है, वो नाम कौन सा है? कुरान खान है। दूसरी बात कि यह अपने अंडर में रहने वाले लोगों के साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक रहता था और जो लूट की सामग्री होती थी उन लूट की सामग्रियों को उनको ही दे देता था। यही रीजन रहा कि इनके जो अंडर में लोग थे वो काफी ज्यादा इसको दयालु मानते थे और इसके अंडर में रहने वाले सैनिकों ने इसको कौन सी उपाधि दिया था? लाख बख्श। कौन सा उपाधि दिया था? लाख बख्श का। लाख बख्श का उपाधि का मतलब होता है कि लाखों का दान देने वाला। इसको दूसरी उपाधि कौन सी दी गई थी? लाख बख्श की। और एक और है कि ये हाथियों को भी दान दिया करता था, इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? पील बख्श के नाम से भी जाना जाता है। आया समझ में हम लोगों को? कुरान खां, लाख बख्श और पील बख्श, इन तीन उपनाम अर्थात तीन उपाधियां इसको दिया गया था। अच्छा, एक और पॉइंट यहां पे हम लोग देख लेते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम का अर्थ क्या होता है? अगर हम लोग से जानना है, चीजों को समझना है, तो अगर हम लोग से पूछा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम का अर्थ क्या होता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम का अर्थ ही होता है चंद्रमा का स्वामी। इसके नाम का अर्थ था क्या? नाम का अर्थ था चंद्रमा का। यहां तक ये जो मैंने पॉइंट बताया, दो पॉइंट बताया। फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि नैसापुर में इसका मालिक पालक काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुफी एक ही नाम है और इसी नाम के व्यक्ति मिले थे। इसको पहले खरीदा था और इसको खरीदने के बाद मोहम्मद गौरी ने सबसे प्रथम बार इसको खरीद लिया और मोहम्मद गौरी को ने खरीदा, इसको अमीर आखुर पद पे बैठाया और अमीर आखुर पद पे बैठने के बाद इसका अलग अलग उपनाम होता है। अपने अनुभव के कारण, अपने महत्वाकांक्षा के कारण, अपने व्यक्तित्व के कारण इसको नाम दिया गया था। एक बात जान लीजिए, इंसान को जीवन में महान उसका व्यक्तित्व ही बनाता है। जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका जो व्यक्तित्व है यही आपका पहचान दिलाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। हम लोग पढ़ेंगे सोसाइटी, जब पढ़ेंगे इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे तो व्यक्तित्व के बारे में चर्चा हम लोग वहां करेंगे। अब अगर हम लोग यहां देखते हैं कि इसने अपना राज्याभिषेक कब किया था, ठीक है, एक एक पॉइंट हम लोग यहां देख रहे हैं ना। जो भी मेरे साथ शुरू से जुड़े हैं, तो जो भी जुड़े हैं उन सबको जो होता है पता चल गया होगा। तो राज्याभिषेक कब किया था? तो राज्याभिषेक इसने किया था 24 जून 1206 ईस्वी को। इसका राज्याभिषेक हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को होता है। और इसने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? इसने अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर में। कहां पर अपनी राजधानी बनाई हुई थी? तो इसने अपनी राजधानी को लाहौर में। अच्छा, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला कौन था? अभी जस्ट मैंने बताया, दिल्ली को जो राजधानी बनाने वाला था वो इल्तुतमिश था। आप लोग का क्वेश्चन में कमेंट पढ़ रहा हूं, जब भी आपको लगेगा कि क्वेश्चन देने वाला है वो मैं क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, ठीक है। दासता से मुक्ति कब मिलती है? 1208 ईस्वी में। अब इसके बारे में एक और पॉइंट है, इसके शासन काल में इतिहासकार
कौन से इतिहासकार थे? इसके शासन काल में दो इतिहासकार होते हैं। एक इतिहासकार है हसन निजामी। कौन सा इतिहासकार है? हसन निजामी। और दूसरा जो इतिहासकार होता है उसका नाम है फक्र ए मुदवीर। तो महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए एक ही नाम है हसन निजामी का। और हसन निजामी ने एक फारसी में रचना की हुई थी। इनकी एक रचना है जिनका नाम है ताज उल मासिर। इनकी रचना है, क्या नाम है? ताज उल मासिर, जो कि फारसी भाषा में इन्होंने क्या किया था? रचना किया हुआ था। तो यहां तक हम लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया। अब एक लाइन और हम लोग को जानना है। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो स्थापत्य कला था, इसके बारे में हम लोग को जानना है। मैंने कल के क्लास में जो स्थापत्य कला है उसके बारे में बताया था कि कहां पर जीता तो किस तरीके से उसने बनवाया हुआ था, उसको एक बार हम लोग यहां पर अच्छे तरीके से देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले उसने बनवाया था कुब्बल उल इस्लाम। सबसे फर्स्ट में ये बनाता है कुब्बल उल इस्लाम। कौन सा बनाया? कुब्बल उल इस्लाम। तो अब यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? एक क्वेश्चन तो यहाँ ये बनता है, यह कहां पर है? यह कहां पर है? ये कहां पर है? तो ये है दिल्ली के मेहरौली में। कहां पर है यह? तो दिल्ली के मेहरौली में यह है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो अलग अलग किताबों में अलग अलग पॉइंट दिया है, तो विवाद का मुद्दा आप लोग मत बनाइएगा। कहीं कहीं पे 94 भी दिया हुआ है, कहीं पे 97 भी दिया हुआ है। तो इसलिए यह इतिहास के विवाद का मुद्दा बन गया है। कुछ इतिहासकार 94 को मानते हैं और कुछ इतिहासकार 97 को मानते हैं। कुछ टीचर 94 लिखवा देते हैं, कुछ टीचर 97 लिखवा देते हैं। इसलिए यह आपके पेपर में आने वाला नहीं है। जो भी विवाद का मुद्दा है वो आपके एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए इसके लिए आपको टेंशन ही लेना है। दूसरा, यह प्रथम मस्जिद था, अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि भारत में इसके द्वारा बनवाया जाने वाला सबसे प्रथम मस्जिद कौन सा होता है? तो सबसे प्रथम मस्जिद कौन होता है? आपका कुब्बल उल इस्लाम रहता है। और यह किसके अवशेष पे बनवाया गया था? यही तो सबसे बड़ी विडंबना थी भाई। जब भारत में इतना ज्यादा जमीन था, क्षेत्र था, तो किसी ऐसे क्षेत्र पे बना लेते जहां पर विवाद का मुद्दा ही नहीं रहता। आप उस जगह पे बार बार क्यों बनाते हो जहां पर हिंदू मुस्लिम जो होता है विवाद करे? और इन्हीं लोगों का किया है कि हम लोग जो एक दूसरे के आपस में भाई भाई कहते हैं, वो भाई भाई आपस में लड़ जाते हैं इन सब मुद्दों के कारण, इन सब शासकों के कारण। इसने बनवाया कहां? ये बनवाता है जैन और वैष्णव मंदिरों के अवशेष पर। मंदिरों के अवशेष पर। अब बताइए, क्या उस मंदिर को तोड़ के, जो जैन मंदिर और जो वैष्णव मंदिर है, उस मंदिर को तोड़ के जो था उसके अवशेष भी बनवाना जरूरी था? आज इतिहास में इन्हीं गलतियों का है कि आज हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि किसी भी धर्म को इन्होंने मंदिर, इनके पास शक्ति मिली तो मंदिर को तोड़ के बनवा दिए। फिर अगर हिंदुओं के पास शक्ति आए तो मस्जिद को तोड़ के बनवा दिए। लेकिन ये तो दोनों, अर्थात दो लोगों के धर्म पे कुराफात हो रहा है ना। तो ये दो मानने वाले, यानी कि धर्म को मानने वाले व्यक्तियों के खिलाफ किया जा रहा है ना। तो यही इतिहास से हम लोग को सीखना होता है कि फिर लाइफ में इस तरीके की गलती ना। तो ये पहली मस्जिद कौन सा बनाता है? कुब्बल उल इस्लाम नामक प्रथम मस्जिद बनाता है। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं तो दूसरा पॉइंट इसने कौन सा बनाया हुआ था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। अब देखिए, कुछ लोगों के मन में, कुछ मेरे जो भाई हैं उनके मन में क्वेश्चन ये आता होगा, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं पढ़ने में। एक बात जानिए मेरे भाई, जितने लोग भी आप लोग जुड़े हैं यूपीएससी निकालने के लिए ना, आप लोग के मन में ये नहीं होना चाहिए बहुत आता है। जिसको आता है, कभी कभी क्या होता है वो ज्ञानी बने रह जाते हैं। आपको यहाँ पे जिसको आता है बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें और भी जो होता है नॉलेज लेना है, और भी नॉलेज गेन करना है, कॉन्फिडेंस लेना है। और जिसको भी नहीं आता है ना, वो मेरे साथ जुड़े रहे। आपको 1 से 1.5 मंथ में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मेरी क्लास 1 से 2 बार आप लोग देखिएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है।
जैसे यहाँ पे मन में क्या आता होगा, 2.5 दिन का झोपड़ा। इसका नाम क्यों रखा गया 2.5 दिन का झोपड़ा? इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रखने के पीछे एक ही रीजन था कि 2.5 दिन में बनकर तैयार हो गया था, अर्थात 1 दिन और आधा दिन मिलकर ये क्या हो गया था, बनकर तैयार हो गया था। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका नाम क्या दे दिया गया, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये बनकर कब तैयार हुआ था, तो 1200 ईस्वी में। अब यहां भी विवाद है, कुछ किताबों में अलग अलग है, तो ये सन पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि मैं तो ऑथेंटिक किताब से लिया हूं, लेकिन कोई कोई किताब में कहीं कहीं पे गलत दिया हुआ हो, या यही में भी हो सकता है गलत हो, क्योंकि मैं किताब का पॉइंट में आप लोग को बता रहा हूं। तो 1200 ईस्वी में बनकर इसको क्या किया गया, तैयार किया गया। दूसरा, ये बनकर कहां तैयार हुआ, तो ये बनकर तैयार हुआ था अजमेर में। कहां बना हुआ था, अजमेर में। और अजमेर में भी ये नहीं कि सतह पे जो खाली जगह है उन जगहों पे इसको बनवा दिया गया, ऐसी बिल्कुल भी नहीं था मेरे भाई। इसको कहां बनवाया गया, तो एक था गढ़वाल वंशी जो शासक थे, विसल देव। तो इस विसल देव ने संस्कृत विद्यालय बनाया था, ठीक है। तो इस संस्कृत विद्यालय को तोड़कर इसके अवशेषों पर क्या बनाया गया, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया। हम लोगों ने यह पॉइंट देखा कि कुब्बल उल इस्लाम जैन और वैष्णव मंदिर पे बनवा दिए भाई मेरे, लेकिन इसको को तो कहीं अलग बनवाते, लेकिन इसको भी कहां बनवा दिए, तो आप संस्कृत विद्यालय को तोड़ के बनवा दिए। आप अच्छा शासक उसी समय माने जाते हैं जब इतिहास के लोग, अकबर को महान क्यों माना जाता है, तो उसके पीछे रीजन यही है कि वो सभी धर्मों को एक समान लेकर चलने का प्रयत्न किया था, तो महान कहा गया था। लेकिन इन लोगों को महान इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इन्होंने सभी के लिए कार्य नहीं किया, किसी खास एक धर्म के लिए। और इतिहास में आगे आने वाले समय में इन लोगों ने भाई भाई से लड़वाने के लिए जो होता है इंतजाम करके गए, तो इसलिए जो होता है कहा जाता है। अब एक लाइन यहां पर आप लोग को और समझना है, एक पॉइंट किसके बारे में, तो कुतुब मीनार के बारे में। इसके बारे में, कुतुब मीनार के बारे में। अगर हम लोग कुतुब मीनार के बारे में देखते हैं तो यहां से कुतुब मीनार से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बनकर शुरुआत कब किया गया था, तो 1192 में इसकी क्या हो गई थी, 1192 में इसकी शुरुआत कर दी जाती है। लेकिन इसको बनाया कहां गया, अगर हम लोग से ये पूछा जाए तो इसको भी कहां बनाया जाता है, इसको ही दिल्ली के मेहरौली में बनाया गया। कहां बनाया गया, दिल्ली के मेहरौली में बनाया गया। और किसकी याद में बनाया इसने, इन्होंने बनवाया हुआ था सूफी संत। कौन सा, सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनके गुरु थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम था, यह एक सूफी संत थे जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और उसी के नाम पर, उन्हीं के याद में इसको बनवाया गया था। अब एक लाइन इसको समझते हैं हम लोग, यहां समझते हैं। जैसे मैं यहां समझने के लिए एक ग्राफ बना रहा हूं, जो इसकी एक पहली मंजिल है। आप लोग एक बार नेट पे, गूगल पे सर्च करके भी आप लोग देखिएगा, तो यहां पर इसकी पहली मंजिल है। उसके बाद यहां पर इसकी दूसरी मंजिल प्राप्त होती है। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर इसकी तीसरी मंजिल, और फिर यह चौथी मंजिल, और यहां पर एक कौन सा है, पांचवी। तो टोटल अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 और कौन सा, 5। तो 5 मंजिला इसको बनाया गया था। आ रहा है यहाँ पे समझ में हम लोगों को, कितना मंजिला इसको बनाया गया था, तो इसको टोटल 5 मंजिला बनवाया गया है। अब ये जो प्रथम मस्जिद जो होता है, मतलब नीचे का जो नींव रखा गया था, वह नींव किसने रखा हुआ था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। भाई आप लोग ध्यान से समझिएगा, जो प्रथम नींव जो है उसको रखने वाला कौन सा रहा था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको रखा हुआ था। दूसरा अगर कहा जाए, ये सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, यानी कि इन 3 मंजिलों को कहा जाए, इन 3 मंजिलों को बनाने वाला कौन सा रहता है, इन 3 मंजिलों को जो बनाने वाला है
उसका नाम क्या था? इल्तुतमिश। क्या नाम होता है? इल्तुतमिश। तो इसीलिए कहा जाता है कि कुतुब मीनार बनवाने की क्रिया की शुरुआत ऐबक ने किया था, लेकिन उसको पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इल्तुतमिश मैंने लिखा हुआ है। तो 3 मंजिल, कौन कौन सी मंजिल? सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इन 3 मंजिलों को बनाने का कार्य इल्तुतमिश ने किया था। और जो ये 5वीं मंजिल है, इस 5वीं मंजिल को बनाने का कार्य किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और ये कब किया था? तो 1369 में। और इल्तुतमिश ने कब बनवाया था? तो 1220 में इल्तुतमिश ने बनवाया। यहां तक हम लोगों को समझ में आ गया ना कि इसकी जो 4 मंजिल है, यानी 5वीं मंजिल है, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। किसका? कुतुब मीनार के बारे में बात हो रही है। तो कुतुब मीनार की प्रथम मस्जिद ऐबक ने बनाया, 2, 3, 4 इल्तुतमिश ने बनवाया, और 5वीं जो इमारत है वो फिरोज शाह ने बनवाया। लेकिन उसी बीच में क्या हुआ था? एक बिजली गिर गई थी, और बिजली गिरने के कारण ये ऊपर वाली मंजिल और दूसरे में क्या हो गया था? क्रैक आ गया था। बिजली के गिर जाने के कारण उसमें दरारें पड़ गई थी, तो उसकी मरम्मत कराने का कार्य, अर्थात हम बोल सकते हैं पुनः निर्माण। क्या बोल सकते हैं? पुनः निर्माण। तो पुनः निर्माण कराने का कार्य किसने किया था? तो वो किया था सिकंदर शाह लोदी। किसने किया था? सिकंदर शाह लोदी ने किया था। और कब किया था? 1505 में। तो इस प्रकार से कुतुब मीनार के बारे में कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक बार हम लोग देखते हैं शुरू के सारे पॉइंट। ठीक है, हम लोग आज की क्लास में जो पढ़े हैं उसको एक बार हम लोग यहां पर रिवाइज। हम लोगों ने ये देखा सबसे पहले दिल्ली सल्तनत। हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की और 5 राजवंशों के बारे में, 5 वंशों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। किसी को भी इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम अगर हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज तक स्टडी नहीं हुई, नहीं समझ पा रहे हैं शिवनी चौहान जी, एक बार फिर से बताइएगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट पढ़े। सेकंड में गुलाम वंश में कितने शासक होते हैं, कितने राजवंश होते हैं, इनके बारे में हम लोगों ने देखा। चौथा में इसमें प्रथम जो कुतुबी वंश होता है उसमें हम लोग 2 वंशों के बारे में पढ़ना है। और इसके बाद शमसी वंश है, तो शमसी वंश में 6 वंशों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और 3 वंशों के बारे में, बलवनी वंश के बारे में पढ़ना है। इनके बारे में मैंने कहानियां भी बताया कि किस तरीके से हम लोग को पढ़ना है। और इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, एक पॉइंट मैंने शुरू किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल को 3 चरणों में डिवाइड करते हैं। राजधानी कहां बनाया हुआ था? तो लाहौर में राजधानी बनाया था। और मकबरा कहां पे है? तो लाहौर में ही है। और 1210 में चौगान खेलते समय, अर्थात पोलो खेलते समय इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। मैंने ये भी बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। तुर्क जो होता है जनजाति का था। नैसापुर के बाजार में इसको बेचा गया था काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी के साथ। और इससे जो होता है गौरी ने खरीदा, और गौरी ने इसको अमीर आखुर पद पे पहुंचाया। इसका 3 नाम है। इन तीनों नाम के बारे में मैंने अच्छे तरीके से बताया। राजाभिषेक, राजधानी और इसके शासनकाल में इतिहासकार कौन कौन से होते हैं वो बताया, हम लोग पढ़ा हम लोगों ने। फिर हम लोग स्थापत्य कला को पढ़े, कुव्वत उल इस्लाम के बारे में हम लोग समझे, 2.5 दिन के मकबरा समझे, और कुतुब मीनार समझे। सारा पॉइंट हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक का कंप्लीट कर लिया। अब एक और पॉइंट बता दें कि जिस भी भाई को, या जो भी मेरे जो होता है अपने हैं, जिसको 21 में तैयारी करना है वो जल्दी से आप लोग वो प्लस वाले में जुड़ जाइए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि वहां पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जा रही है। और मैं प्रॉपर वे में इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू कर रहा हूं। और एक और 3 जून को 3 जून को मैं हिस्ट्री का टेस्ट यानी कि एमसीक्यू लेके आ रहा हूं, तो उसको भी आप लोग अटेंड कीजिएगा। और 4 जून को आप लोगों के लिए मैं मैराथन क्लास साइंस एंड टेक का लेके आ रहा हूं। ठीक है, तो ये जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना है वो PK10 यूज करने के बाद आपको 10% का छूट मिलेगा, प्लस मेरे साथ जो होता आपको जुड़ने का मौका मिलेगा, जहां पे हर एक कदम पे, हर एक पॉइंट पर मैं आपका सहायता करूंगा, गाइड करूंगा, जो भी किसी भी तरीके का अगर प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग का
कमेंट सेक्शन का टाइम है, क्वेश्चन पूछने का टाइम है, तो आप लोग क्वेश्चन अब पूछ सकते हैं। जिसने भी ये पहली बार क्लास कर रहे हैं, जिसको क्लास अच्छा लगा होगा वो लाइक करके जाइएगा और अब क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए पहले मैं देखता हूं सर, सैयद वंश के संस्थापक खिज्र हुआ, लेकिन वो तो तैमूर के बुलावा था अटैक में, तो तैमूर फिर गद्दी पे क्यों नहीं बैठा? देखिए निशिता रंजन जी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। होता क्या है, अब जैसे आप इंडिया की हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अगर वो इंडियन है तो इंडिया में ही रहना पसंद करते हैं। तो वो भारत को लूटने आया था और जब वो लूट लिया तो वापस जा रहा था, तो अपनी गद्दी पे बैठा के चला गया। समझ में आ रहे ना, अपने सहयोगी को बैठा दिया। आपको एक और पॉइंट में बता दूं कि खिज्र खां कभी गद्दी पे बैठा ही नहीं, वो हमेशा अपने आप को तैमूर के अंडर में ही समझा, तो अपने गुलाम को बैठा कर गया हुआ था। जैसे आप किसी भी स्टेट से संबंधित जो आपका गांव है वहीं पे आपका मन लगता होगा, बाहर किसी एरिया में आप जाएंगे, कहीं पर भी बाहर अगर हैं, जैसे मैं दिल्ली मुखर्जी नगर में हूं, तो मुखर्जी नगर में इतने साल से रहने के बाद भी आसपास के लोग मुझे नहीं जानते और गांव में नहीं रहने के बाद भी लोग मुझे जानते हैं। तो अच्छा तो मुझे उसी एरिया में लगता है ना। जैसे अगर आपको आईएएस निकल जाता है तो आप अपना स्टेट का कैडर लेती है ना, ताकि लोग जाने। यही रीजन रहा कि वो आक्रमणकारी जब आते थे तो फिर से वापस अपने क्षेत्र में जाना चाहते थे। रजिया का पति का नाम क्या था? अल्तुनिया, शादी उसी से की थी, अल्तुनिया। महेश चौधरी जी, आप पढ़ाई, आप पढ़ाई ही जाओ, जाओ पढ़ाई ही जाओ। टाइम हो गया भाई मेरे, ठीक है शोएब जी, तो इसलिए मुझे रुकना पड़ा। सही में सर बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं। दीपिका जी थैंक यू। दीपिका में अगर समझ में आप लोग को आ जा रहा है तो थैंक यू। अब ये सेक्शन जो है, जो नए अगर आ रहे हो उन लोगों को मैं बता दूं, आपके मन में जो भी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं, मैं सभी क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई करूंगा। क्वेश्चन नहीं होगा तो क्लास ऑफ कर दूंगा। सर कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यभिषेक 25 जून 1206 को लिखा हुआ है मेरी बुक में। कोई मुद्दा नहीं है सौरभ जी, ये कोई मुद्दा नहीं है। मे भी हो सकता है, ठीक है। किताबों में ये जो डेट है अलग अलग लिख देते हैं, तो डेट का यहाँ पे यूपीएससी में कोई मुद्दा नहीं है। अल्तुनिया सही है। टेस्ट का टाइमिंग क्या है सर? टाइमिंग में आप लोग को अपने टेलीग्राम ग्रुप, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, नाम आप लोग सर्च करेंगे क्रॉनिकल आईएएस 9, तो ये आप लोग को मिल जाएगा। या दूसरा बीपीएससी टॉप, तो इसमें भी आप लोग जुड़ जाइएगा। आपके मन में जो भी क्वेश्चन होगा पूछ लीजिएगा आप लोग। सर शायद सैयद वंश के संस्था, सैयद में वंश में आएंगे तो उसमें चर्चा करेंगे जी। मैंने बता दिया आपको, निस्ता रंजन जी इस बारे में बता दिए। बहुत अच्छे रूपाली जी थैंक यू। भारत की पहली महिला शासिका कर्णवती देवी थी जी। वो आपका सबसे पहले साउथ में काकतीय वंश के संबंधित थी, ठीक है। और मुस्लिम महिला शासिका अगर पूछा जाए तो ये आपकी रजिया सुल्तान थी। सर पूरा कराएंगे हिस्ट्री की क्लास? हाँ जी अविनाश जी बिल्कुल पूरा होगा। शोएब जी लव यू, लव यू टू। अच्छा लगता है मुझे भी जब बच्चे अगर मेरे को पसंद करें और इतने अच्छे अच्छे, इतना मेहनत करने के बाद अगर वो अपना प्यार दिखाते हैं, तो मन में जो होता है सुकून मिलता है कि चलो मैंने जो मेहनत किया वो सफल हुआ। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो डिसलाइक करके चले जाते हैं, ठीक है। चलिए कोई ना। अविनाश जी सर पूरी हिस्ट्री कराएंगे सर 3 जून को। हाँ जी 3 जून को टाइम में बता दूंगा ग्रुप में सर, हिस्ट्री कम मेंस के क्वेश्चन हाँ देंगे हम, मेंस का क्वेश्चन। गुड नाइट विनय थी, विजय जी गुड नाइट, धीरज जी गुड, थैंक यू। किसका? दीघा, दीघा वो शासिका थी, कल के क्लास में मैंने चर्चा किया हुआ है। ईश्वर सिंह जी दीघा के बारे में कल के क्लास में मैंने चर्चा किया है। सुजीत जी आप क्रॉनिकल आईएएस 9 सर्च कीजिए मिल जाएंगे। विकास जी लव यू टू, गुड नाइट सर बताया तो नहीं आपने। शिवनी चौहान जी एक बार फिर से पूछ लीजिए, अभी मैं कोर्स आपका कमेंट पढ़ रहा हूं तो अभी बता दूंगा। अभी लास्ट में मैं कमेंट सेक्शन देखता हूं ना, तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन का आंसर दूंगा। हाँ जी बिल्कुल सपना जी बिल्कुल टोटल कंप्लीट कराएंगे सर। हिस्ट्री पढ़ाने में, पढ़ने में मन लग रहा है। हाँ जी थैंक यू। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सर आप
सर आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? देखिए मेरा अगर सब्जेक्ट पढ़ाना है ना तो मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को आर्ट एंड कल्चर की क्लास, दूसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास, तीसरा इकोनॉमिक्स की क्लास और चौथा हिस्ट्री की क्लास। ठीक है, आप लोग इकोनॉमिक्स की क्लास करके देखिएगा, सबसे ज्यादा मजा आएगा। चलिए सर कल 9 बजे से ही क्लास है जी। सर तो आंसर कौन सा होगा दिखता यार? नहीं नहीं, कर्णवती है, कर्णवती है, ईश्वर सिंह जी कर्णवती है। जी गुड नाइट। सर बस करो सो जाओ। थैंक यू। अच्छा सीवी जी आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, जो आप क्वेश्चन शुरू में पूछ रही थी वो मैंने नहीं बता पाया, तो एक बार आप पूछ सकती हैं अभी। अच्छा सचिन जी नहीं मिल रहा है, नेक्स्ट में लिंक दे दिया करूंगा। आप एक काम कीजिए, प्रदीप कुमार स्टडी विद प्रदीप कुमार अन अकेडमी करके भी सर्च कीजिए तो सबको तो मिल जाता है। मेरा नंबर है, एक बार आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए, वहां पे मैं आप लोग को लिंक दे दूंगा। 70 65 77 99 38, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। यहाँ आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, मैं लिंक आप लोग को दे दूंगा। 9 PM में है जी, डेली रात में 9 बजे 9 PM में आप लोग की क्लास लगती है। थैंक यू सर, ऐसे ही ज्ञान देते रहे। बिल्कुल आप लोग सपोर्ट करते रहे, हम ज्ञान देते रहेंगे। रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत इल्तुतमिश को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का सबसे पहले उसने ही जो था निर्माण किया हुआ था दिल्ली को बचाने के लिए, तो इसलिए नितिन जी उसका आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा। रूपाली जी गुड नाइट। अभी तो मॉडर्न हिस्ट्री और आपका एक इंडियन एयर बुक की क्लासेस करा रहा हूं। हरिंजर जी होता क्या है ना कि जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ा हुआ है, यूपीएससी की तैयारी किए हुए हैं, तो मेरा उसमें पकड़ है, जितना आपको चाहिए उतना मैं आपको समझा सकता हूँ। आप एक बार क्लास सिर्फ आप लोग कीजिएगा, आप लोग को कुछ जैसे ही हिस्ट्री आप लोग कर रहे हैं ना, आप लोग को खूब मजा आ रहा है, वैसे ही बाकी सारी की सारी क्लासेज आप लोग की अच्छी लगेगी। सर मेंस के लिए बुक से भी पढ़े या इसी से? नहीं, मेंस के लिए अलग होगा सनी जी, मेंस के लिए मैं अलग कराऊंगा। ये सिर्फ प्रीलिम्स लेवल का है, और मेंस के लिए मैं अलग से कंसेप्चुअल कराऊंगा। सर टॉपिक क्या है कल का? कल का आपका इल्तुतमिश हम लोग पढ़ेंगे और रजिया सुल्तान। क्या वो मीनार गिर भी सकती है क्या कभी? अच्छा शिवनी जी, वो मीनार अभी नहीं गिर सकती है क्योंकि मजबूत है, नींव मजबूत रखा गया है, इसलिए अभी गिर नहीं पाएगी। और अगर उसको भारत की विरासत में रखा जा रहा है, अर्थात वहां टूरिज्म फैल रहा है, तो गवर्नमेंट उसको कभी नहीं चाहेगी कि वो गिर जाए। चलिए अब किसी को कोई, हाँ एनसीईआरटी भी कराएंगे लेकिन अभी नहीं, बाद में। मॉडर्न हिस्ट्री का भी टाइम मैंने निश्चित नहीं किया है, जल्द ही आप लोगों का सपोर्ट रहा और ऐसे ही प्यार रहा तो जल्द ही मैं स्टार्ट कर दूंगा। सर मेरी आज पहली क्लास थी। कोई नहीं जी, अगर आपकी पहली क्लास थी ना तो तभी आपको समझ में आ जाएगा सारी की सारी चीज। नहीं, गोरी का कोई पुत्र नहीं था महेश जी, गोरी का कोई पुत्र नहीं था। कुतुब मीनार मनमोहन जी मैंने समझाया, अभी जस्ट समझाया, यहाँ पे मैंने कुतुब मीनार के बारे में ही समझाया, तो एक बार आप क्लास को बैक करके समझ लीजिएगा। सर 2 शताब्दी ही टाइम होता है, नहीं समझ पा रहे दुरू जी, आप एक बार टेलीग्राम में पूछ लीजिएगा। चलिए विकास जी लव यू टू, गुड नाइट सभी को। 2.5 दिन का आरिफ अंसारी जी एक बार क्लास बैक करके देखिएगा, मैंने 2.5 दिन का झोपड़ा को सही तरीके से समझाया हुआ है। अजमेर में जो बनवाने की क्रिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, 2.5 दिन में बनाकर कंप्लीट कर दिया था। गुड नाइट जी सबको। रोहित जी मैं उसका पीपीटी बनवा रहा हूँ, एनसीईआरटी का पीपीटी जैसे बन जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी बिना पीपीटी का नहीं बनवाए पढ़ाया जा सकता, तो पीपीटी के बाद में बना पढ़ा दूंगा। वर्मा जी यूपीएससी की हम लोग तैयारी करते हैं, और तैयारी में हर एक फील्ड के बारे में नॉलेज होना चाहिए, इसलिए हम लोग पढ़ा सकते हैं, और कोई रीजन नहीं है। क्योंकि यूपीएससी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, उनका हर एक सेक्शन मजबूत होता है।
थैंक यू सभी को। विवेक जी मेरे नंबर पे मैसेज आप कर दीजिएगा 70 65 77 99 38, मैं लिंक दे दूंगा। हाँ जी, विसल जो था विसल देव, उसी के चौहान वंश में, तो चौहान वंश हम लोग आगे पढ़ेंगे। आरिफ अंसारी थैंक यू, आप फर्स्ट पर ज्वाइन किए तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। हाँ जी विकास जी, मॉडर्न हिस्ट्री भी मैं पढ़ाऊंगा। चलिए, अब आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं है? डेली क्लास चलती है 9 PM में। थैंक यू महेश जी, लव यू टू महेश जी। ठीक है, अच्छा लगता है आप लोग इतना प्रेम करते रहे, बस आप लोग का सपोर्ट मिले और मैं अपनी क्लासेज ऐसे ही आप लोग को समझाते रहूं। तो हम लोग मिलते हैं कल फिर इंडियन एयर बुक और इसके क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट सभी को। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें और प्रेम पूर्वक और बिना टेंशन लिए आप तैयारी करें। जब तक यूपीएससी को तोड़ेंगे नहीं तब तक यूपीएससी को छोड़ेंगे नहीं, ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। कोई बड़ा चीज यूपीएससी नहीं है, कोई तोप का गोला नहीं है। आप लोग निकाल सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं, आपके अंदर वो जज्बा है। हाँ जी नौरत्न जी, मैंने यूपीएससी अटेंड किया हुआ है, शुरू में ही मैंने बताया, और इस बार भी मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है। अगर उसमें हो जाता है फाइनल तो उसके बाद अब देखिए, फाइनल हो जाएगा तो थोड़ा बहुत बीच में क्लासेस रुकेंगी, लेकिन मैं कंटिन्यू कराऊंगा। चलिए सबको